अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नावल सुदु लाइब्रेरी चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। गर्मियों के दिन थे, दोपहर के 2 बज रहे थे। माँ जी सिलाई मशीन को एक तरफ रखकर आराम करने के लिए चारपाई पर लेटी हुई थी। कमरे में दीवारों पर मौजूद हल्का सा चूना इस बात का सबूत दे रहा था कि कई सालों से दोबारा दीवारों पर चूना या कोई रंग नहीं किया गया, लेकिन फिर भी इस कमरे को खूबसूरत से सजाया गया था। ऊपर एक शेल्फ पर स्टील के बर्तन तरतीब से रखे हुए थे। इसके ठीक नीचे 4 संदूक ऊपर नीचे तरतीब से रखे हुए थे और इनके ऊपर खूबसूरत फूलों वाले कवर भी मौजूद थे। सामने ही लंबी कतार में 3 चारपाइयाँ बिछाई हुई थीं। माँ जी के साथ वाली चारपाई पर इस वक्त ज़ैनब बैठी हुई थी। इसके हाथ में कमीज़ थी जिस पर वो खूबसूरत कढ़ाई करने में मसरूफ़ थी। कुछ देर बाद बाहर लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। उमैर बेटा होगा। माँ जी चारपाई से उठने लगी। माँ जी आप लेटी रहें, मैं देखती हूँ। वो इन्हें मना करते हुए उठ खड़ी हुई। अच्छा बेटा, फिर भी पूछ कर दरवाज़ा खोलना। जी माँ जी। वो सर पर दुपट्टा लेते हुए उठ खड़ी हुई। कौन? वो दरवाजे के पास पहुँचते हुए पूछने लगी। भाई उमैर हूँ, इसने खौफज़दा लहजे में कहा, क्योंकि घंटों इंटरव्यू के इंतज़ार और गर्मी ने बुरा हाल कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। उमैर ने कमरे में दाखिल होते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बेटी भाई के लिए पानी लेकर आओ। जी माँ जी। वो आते ही पाँव को सैंडल से आज़ाद करते हुए चारपाई पर लेट गया। बेटा आज तो बहुत थक गए हो। माँ जी ने इसके थकनज़दा चेहरे को देखा। जी माँ जी, इंटरव्यू के लिए बहुत लोग आए हुए थे, अपनी बारी के इंतज़ार में बैठ बैठ कर ही थक गया हूँ। ये लें भाई, स्टील के जग से लीमू वाले पानी स्टील के गिलास में भरते हुए इसकी जानिब बढ़ाए। इसने उठकर बैठते हुए गिलास थामा और एक ही सांस में पी गया। फिर इसकी जानिब गिलास बढ़ाए जिससे इसने दोबारा भर दिया। इस बार घूंट घूंट पीने लगा। बस इससे गिलास पकड़ाकर दोबारा तकिए पर सर रखते हुए लेट गया और छत पर चलते पंखे को तकने लगा। माँ जी आप पियेंगे? माँ जी आप पियेंगी? इसने जग में मौजूद पानी को देखकर पूछा। नहीं बेटा। उन्होंने प्यार से अपनी खूबसूरत बेटी को देखकर नफ़ी में सर हिलाया। भाई इंटरव्यू कैसा हुआ? वो जग रखकर वापस आई। इसके साथ वाली चारपाई पर बर्जुमान होगी। वो तो ठीक हुआ, लेकिन नौकरी मुश्किल है। आजकल सिफारिश और पैसों वालों को नौकरी मिलती है। मेरे पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं और गरीबों को आजकल कोई नहीं पूछता। इसने कवर बदलते हुए जवाब दिया। बेटा यूँ अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते। देखना बेटा, एक दिन तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। माँ जी ने हमेशा की तरह इसे तसल्ली दी। माँ जी मायूस नहीं होता, इसलिए तो 2 सालों से इंटरव्यू दे रहा हूँ। मैं वैसे आजकल के माशरे की बात कर रहा हूँ, इसने संजीदगी से कहा। अच्छा बेटा आराम कर लो कुछ देर, फिर नहा लेना, थकन उतर जाएगी। फिर मिलकर खाना खाते हैं। सुबह भी ठीक तरह से नाश्ता करके नहीं गए। वो हर माँ की तरह बेटे की फिक्र करती हुई बोली। उमैर का ताल्लुक एक दरमियाने तबके के घराने से है। वो अपनी बहन और माँ के साथ रहता है। वालिद का इंतकाल 8 साल पहले एक हादसे में हो गया था। इसके बाद बेवा माँ ने दोनों की पढ़ाई लोगों के कपड़े सीकर और कुछ बैंक में मौजूद पैसों से मुकम्मल करवाई थी। उमैर MBA करने के बाद 2 सालों से नौकरी तलाश कर रहा था और साथ में शाम को एक ट्यूशन सेंटर में बच्चों को माहाना 4,000 तनख्वाह पर पढ़ाता है। और बहन ज़ैनब BA करने के बाद घर के करीब ही एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। हर तरफ खामोशी सी थी। इस खामोशी को कभी कभी किसी गाड़ी या मोटरसाइकिल की आवाज़ तोड़ देती। वो क्लॉक इस वक्त रात के 11 बजा रही थी। उमैर इस वक्त राइटिंग टेबल के सामने बैठा एक और इंटरव्यू की तैयारी करने में मसरूफ़ था कि पलंग पर मौजूद सेलफोन की मुसलसल बजने वाली बेल ने इसे अपनी तरफ मतवज्जो किया। हूँ रात के इस वक्त कौन हो सकता है, इसने सोचा और राइटिंग टेबल के सामने से उठता हुआ पलंग की तरफ बढ़ गया। रमना कॉलिंग। सेल फोन पर जगमगाता नंबर देखकर बेसाता इसके लबों पर मुस्कुराहट छा गई। हेलो मैर, कहाँ होते हो आज कल? मैं कॉल करूं तो कॉल करूं, तुम तो आज कल बात ही नहीं करते हो। मैसेजेस का भी जवाब नहीं दे रहे थे। वो कॉल एंड करते हुए इससे पहले कि बात शुरू करता है, इसने गुस्से और नाराज़गी के मिले जुले जज्बात से कहा, सॉरी रमना, मसरूफ़ हूँ कुछ इंटरव्यू की तैयारी में, तो तुमसे बात नहीं कर सका हूँ। वो माज़ा करने लगा। ओके, इस बार मैं इंटरव्यू की वजह से सिर्फ तुम्हें छोड़ रही हूँ। वो खफा से लहजे में बोली। लेकिन एक शर्त है मेरी। वो जानता था कि इसकी शर्त क्या होगी, हर बार की तरह, क्योंकि वो नाराज़गी हमेशा एक ही शर्त पर ख़त्म करती थी कि कब मिल रहे हो। फिर भी फिर भी इसने हर बार की तरह मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ फिर मुझसे कल मिल रहे हो? कल तो मुश्किल है, बात तो कर रहे हैं, मिलने की क्या ज़रूरत है? इसने माजरत करनी चाहिए। क्यों मुश्किल है कल? इसने पूछा। मेरा इंटरव्यू है, वैसे भी तुम तो जानती हो ऐसे मिलना अच्छा भी नहीं लगता रोज़ रोज़। इसने इसे समझने की कोशिश की, क्योंकि ऐसा मिलना इसे पसंद नहीं था। हूँ रोज़ रोज़ को कुछ याद हो तो 2 माह पहले मिले थे, जानती
तो हो तुम, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। पता नहीं किस दौर के लड़के हो तुम, मिलने से भी लड़कियों की तरह डरते हो। वो मुंह फुलाकर बोली। लड़की, तुम मेरी इज्जत हो और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ऐसे अच्छा लगेगा कि कभी किसी रेस्टोरेंट में तुम्हारे पापा या कोई जाने वाले तुम्हें मेरे साथ देख लें तो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? खुद सोचो, एक लड़की की इज्जत बहुत नाजुक होती है। मुझे तो कुछ नहीं होगा, वो इस नरम लहजे में समझाने लगा। अच्छा, अब ज़्यादा तकरीर तो ना करो। ओके जनाब, नहीं करता मैं तकरीर, इसने मुस्कुराकर कहा। अच्छा ये बताओ कैसी हो? ठीक हूँ, तुम बताओ? मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रहे थे? बस कल एक इंटरव्यू है, इसकी तैयारी कर रहा था। और तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें याद कर रही थी, वो शौक से लहजे में बोली। अच्छा जी, जी मैं हमेशा याद करती हूँ, तुमने तो कभी मुझे याद किया ही नहीं। वो फिर से शिकवा करने लगी। जनाब तुम्हारा ये शिकवा बिल्कुल गलत है, मैं तुम्हें भूलता कब हूँ जो याद करूँ? बस आजकल कुछ मसरूफ़ होता हूँ, इसलिए बात करने का टाइम नहीं मिलता। तुम्हें बातें खूब बनानी आती हैं। हाँ हाँ, ये सच है, तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? उसकी बात पर कहका लगाए। मुझसे मिलकर वो मुस्कुराती हुई बोली। अच्छा, कल तो मेरा इंटरव्यू है, फिर किसी दिन सोचते हैं। फिर किसी दिन का क्या मतलब? तुम हर बार ऐसे कहते हो फिर मिलते नहीं हो। वो नाराज़गी से बोली। नहीं, इस बार कल इंटरव्यू देकर फ्री हुआ तो मिलूंगा। वो इसे यकीन दिलाने लगा। प्रॉमिस ना? जी हाँ पक्का प्रॉमिस। अब फिर बात करते हैं इंटरव्यू की, अभी तैयारी करनी है। ओके, गुड नाइट। अज़हर हाशिम खूबसूरत डाइनिंग हॉल में बैठे इस वक्त नाश्ते पर अपनी बेटी तानिया का इंतज़ार कर रहे थे। इनकी नज़रें हाथ में मौजूद अखबार पर थी। गुड मॉर्निंग पापा। वो चेयर खींचकर डाइनिंग टेबल के सामने बैठते हुए खुशगवार मूड में बोली। गुड मॉर्निंग तानिया बेटा, उन्होंने अखबार रखते हुए प्यार से देखकर कहा। आज हमारी बेटी लेट होगी। उन्होंने मैंगो जूस का गिलास भरते हुए पूछा। जी बाबा, रात को कुछ यूनिवर्सिटी का काम करती रही, इसलिए सुबह जल्दी आंख नहीं खुली। आपने नाश्ता कर लिया था ना? आप भी मेरी वजह से ऑफिस से लेट हो रहे होंगे। इसने कुछ शर्मिंदगी से कहा। बेटा, आपके बगैर मैं कैसे नाश्ता कर सकता? उन्होंने मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए अपनी लाली बेटी से कहा। जी पापा, आप शुरू करें। वो मुस्कुराती हुई बोली और इनको नाश्ते की तरफ मतवज्जो किया। अज़हर हाशिम अज़हर इंडस्ट्री के मालिक हैं। इनका बिज़नेस में काफ़ी नाम है। बड़े से खूबसूरत बंगले में वो अपनी बेटी के साथ रहते हैं। इनकी बीवी का इंतकाल 10 साल पहले हो चुका है। वो दोनों बाप बेटी एक दूसरे का सहारा हैं। तानिया यूनिवर्सिटी में लेक्चरार हैं। हेलो सर, कोई उमैर साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। असद इस वक्त ऑफिस में बैठा एक फ़ाइल देखने में मसरूफ़ था कि इसकी सेक्रेटरी ने इतला दी। जी भेज दें। जी सर। सर अब आप जा सकते हैं। सेक्रेटरी अपने सामने खड़े खूबसूरत नकूश वाले लड़के से मुखातिब हुई। अस्सलाम वालेकुम मेरे यार, क्या हाल है? उमैर ग्लास डोर खोलते हुए दाखिल हुआ और पुरतकल्लुफ़ लहजे में बोला। वालेकुम अस्सलाम मेरे यार। असद ने चेयर से उठकर गले मिलते हुए खुशगवार मूड में कहा। बैठो मेरे यार, मैं तो ठीक हो, तुम सुनाओ? वो खुद भी इसके सामने चेयर पर बैठ गया। बस अल्लाह का शुक्र है, इतने दिन बाद कैसे आना हुआ? इसे देखकर सवालिया नज़रों से पूछा। बस असद यार, इस तरफ इतना आता नहीं हूँ। आज एक इंटरव्यू देकर तेरे ऑफिस के सामने से गुजर रहा था, सोचा तुझसे मिलता जाऊँ। ये तो अच्छा किया उमैर, आज मैं तुझे कॉल करने ही वाला था। आज एक साथ लंच करते हैं, इस बहाने मुलाकात भी हो जाएगी, वरना तो मिलता ही कब? इसने ना मिलने की शिकायत की। और सुनाओ, इंटरव्यू कैसा हुआ? अच्छा हो गया, कोई अच्छा आदमी था। उम्मीद तो इस बार है नौकरी लग जाएगी। वो इसे तफसील बताने लगा। चलो अच्छा है तेरी नौकरी लग जाए। मैं कितनी बार तुझे कह चुका हूँ कि मेरे ऑफिस में तू काम करता नहीं है, इसने शिकवा किया। तुझे तो पता है एहसान सिफारिश ये सब कुछ मुझे पसंद नहीं है, इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने भी कितनी बार कहा है कि एहसान की क्या बात है, अपना भाई है। बस यार, बातों में तुझसे चाय पानी का भी नहीं पूछा। तू भी सोच रहा होगा कैसा दोस्त है, इतनी गर्मी में पानी तक नहीं पूछा। वो शर्मिंदा से लहजे में बोला। छोड़ यार, तेरे ऑफिस में एसी पर बैठा हूँ, सारी गर्मी चली गई। वैसे भी अभी कोल्ड ड्रिंक पीकर आया हूँ। चलो यार, पानी को छोड़ो, लंच करने चलते हैं, एक तो बज रहा है। इसने वॉल क्लॉक को देखकर कहा। अच्छा चलो फिर। वो सामने टेबल से गाड़ी की चाबी और सेलफोन उठाते हुए उठ खड़ा हुआ। उमैर और असद दोनों कॉलेज के ज़माने के दोस्त हैं, फिर एक ही यूनिवर्सिटी में दोनों ने तालीम मुकम्मल की। असद ने एमबीए करने के बाद अपने पापा का ऑफिस संभाल लिया था। जी माँ जी, आप ये सिलाई मशीन को छोड़ माँ जी आप ये सिलाई मशीन को छोड़ क्यों नहीं देती? मैं बचपन से आपको यही काम करते देखता आया हूँ। अब तो ज़ैनब और मैं ज़्यादा नहीं तो इतना तो कमा लेते हैं कि घर का गुजारा आराम से हो सकता है। वैसे भी इंशाल्लाह मेरी नौकरी बहुत जल्द हो जाएगी। आज जिस ऑफिस में इंटरव्यू देकर आया हूँ, वहाँ के बॉस मुझे बहुत अच्छे इंसान लगे हैं। क्या पता कुछ दिनों तक मेरी नौकरी लग जाए। वो शाम के वक्त इस वक्त चारपाई पर लेटा आसमान पर मौजूद कबूतरों की उड़ान को देखते हुए कहने लगा।
बेटा सारे घर के काम ज़ैनब करती है और सारा दिन मुझे कोई काम नहीं होता, बस इस मशीन की आदत सी हो गई है, वक्त भी गुजर जाता है और अब तो वैसे भी तुम दोनों के कहने पर पड़ोसियों के कपड़े तो सीती हो, कौन सा ज़्यादा काम करती हो? सिलाई मशीन चलाती हुई बोली। खाला अम्मी पूछ रही हैं मेरे कपड़े सिल गए हैं तो दे दें। पड़ोसियों का एक बच्चा लकड़ी के दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए बोला, बैठ जाओ बेटा, तुम्हारी अम्मी के कपड़े सिल गए हैं, अभी देती हूँ। माँ जी इसे देखकर प्यार से बोली। ज़ैनब बेटी, ये सामने कमरे में जो चारपाई पर शॉपर में कपड़े पड़े हैं ये तो उठा दो। माँ जी ने ज़ैनब को आवाज़ देकर कहा। जी माँ जी, अभी लेकर आई। ज़ैनब किचन में सालन बनाने में मसरूफ़ थी, चूल्हे की आंच धीमी करते हुए बोली, माशाल्लाह से हमारी बेटी की ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो गई है, अब इसकी शादी करने के बारे में सोच रहा था, आपका क्या ख्याल है? ज़ुबैर नियाज़ी चाय पीते हुए ज़ुबैदा बेगम से मुखातिब हुए। शाम के साए गहरे हो रहे थे, बारिश के बाद भी आसमान पर बादलों का राज था, ठंडी हवाएं चल रही थी। वो दोनों इस वक्त लॉन में बैठे चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। ज़ुबैर नियाज़ी का अपना बिजनेस है, एक अमीर तबके से इनका ताल्लुक़ है। इनकी एक इकलौती बेटी रमना है जिसकी शादी के बारे में वो आजकल सोच रहे थे। बात तो आपकी ठीक है बेटी, जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए अच्छी बात है, लेकिन ये लड़का हमारी चांसी बेटी के काबिल होना चाहिए ना। आपके ख़ानदान में रमना के काबिल कोई लड़का मौजूद है ना मेरे ख़ानदान में कि जिससे रमना बेटी की शादी की जाए? वो फ़िक्रमंदी से बोली। भाई ज़ुबैदा बेगम, इसकी फ़िक्र आप छोड़ दें। वो चाय का कप रखते हुए इत्मीनान से बोले, हमारी बेटी के लिए जब इतना अच्छा रिश्ता मौजूद है तो हमें तलाश करने की क्या ज़रूरत है? जी कौन सा रिश्ता? मेरी नज़र में तो ऐसा कोई नहीं है। वो साए नज़रों से इन्हें देखते हुए बोली, भाई मेरे दोस्त डॉक्टर खालिद का माशाल्लाह से शहरोज़ बेटा जो है, एक दो बार खालिद ने मुझसे बात भी की कि वो रमना को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। मैं ही आपसे बात करना भूल जाता हूँ। माशाल्लाह से शहरोज़ बेटा तो बहुत अच्छा है, मेरा तो इसी तरफ ध्यान ही नहीं गया। ज़ुबैदा बेगम भी खुशी से बोली। शहरोज़ ने हर रोज़ की तरह कार ऑफिस के पार्किंग में रोकी थी। कार का दरवाज़ा खोलकर 7 वाली सीट से बैग उठाकर मजबूती से कदम उठाते हुए ऑफिस में दाखिल हुआ था। ब्लू 3 पीस सूट में मलबूस शहरोज़ फिर भरपूर एतमाद शख्सियत का मालिक था। मुलाजिमीन इसको देखते अदब से सलाम कर रहे थे। वो सर खम करके इनको सलाम का जवाब देता हुआ ग्लास डोर खोलकर अपने कैबिन में दाखिल हुआ और चेयर को संभालते हुए बैठा था। कुछ देर बाद ही मैनेजर इजाज़त लेते हुए दाखिल हुआ था। बैठ जाए मैनेजर साहब। शुक्रिया सर। वो इसके सामने चेयर पर बैठ गया। मीटिंग के सिलसिले में वो कुछ डिस्कस करने लगे। और सर इस फाइल को आप एक बार देखकर साइन कर दें। मैनेजर ने फ़ाइल खोलकर इसके सामने रखी। माँ जी ज़ैनब कहाँ हो? उफ भाई क्यों शोर मचा रखा है? ज़ैनब कमरे से बाहर आकर बोली। वो इस वक्त किचन सेन में खड़ा आवाज़ें दे रहा था। ज़ैनब आज मैं बहुत खुश हूँ, बताओ पहले ये बताओ माँ जी कहाँ हैं? इसने इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाते हुए खुशी से भरपूर लहजे में पूछा। वो तो साथ वालों के घर गई है, पहले मुझे बताएं बात क्या है? इसने सवाल नज़रों से पूछा। ज़ैनब मुझे नौकरी मिल गई है, वो भी अज़हर इंडस्ट्रीज़ में। इसके चेहरे से खुशी झलक रही थी। भाई ये तो बहुत खुशी की बात है, वो खुश होते हुए बोली। और अब आप अंदर कमरे में आ जाए, भाई धूप पर खड़े हैं, आप इस खुशी में मिठाई कब खिला रहे हैं? वो चाय पर बैठती हुई बोली, भाई ये मिठाई ले आओ ना तुम्हारे और भाई ये मिठाई ले आया हो ना तुम्हारे और माँ जी के लिए। वो चाय पर बैठते हुए शॉपर में से मिठाई का डब्बा निकालते हुए खुशी से बोला, तुम्हारे पसंद के गुलाब जामुन और बर्फ़ी लाए हूँ। आज 2 साल बाद आखिर से नौकरी मिल गई थी। आज इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। भाई आज मैं भी इसी खुशी में आपका पसंद का खाना बनाऊंगी। वो बर्फ़ी खाते हुए प्यार से अपने भाई को देखकर बोली, भाई क्या बातें हो रही हैं बहन भाई की आपस में? माँ जी कमरे में दाखिल होती हुई बोली, माँ जी पहले आप मेरे पास बैठी हैं। वो इनको नरमी से कंधों से पकड़कर अपने पास बैठाते हुए बोला, ये लो बस बैठ गया। बताओ। माँ जी ने सवाल नज़रों से देखा, ये मुंह मीठा करें। वो अपने हाथ से इनको गुलाब जामुन खिलाते हुए कहने लगा। ज़ैनब के चेहरे पर भी इस वक्त मुस्कुराहट थी। मिठाई तो खा ली, लेकिन ये तो बताओ किसी खुशफहमी में खिलाई है, किस खुशी में खिलाई है? वो प्यार से अपने बेटे को देखते हुए बोली, माँ जी आप बूझें आज हूँ, मुझे तो आज अपने बेटे की खुशी देखकर लगता है मेरे प्यारे बेटे को नौकरी मिल गई है। बिल्कुल ठीक अंदाज़ा लगाया माँ जी। इसने मुस्कुराते हुए कहा, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे बेटे को नौकरी मिल गई है। पहले मैं शुक्राने के नफल अदा करूँगी और कल इस खुशी में पूरे मोहल्ले में चावलों की देग बांटूँगी। वो प्यार से अपने बेटे की पेशानी पर बोसा देती हुई खुशी से बोली। ये मुआवजा कैसे हो गया कि उमैर आफ्ताब ने मुझे कॉल की, वो भी रात के 10 बजे। वो कॉल अटेंड करते बोली, पहले भी तैयार रहता हूँ यार, अब ऐसे भी ना बोलो। इसने कहका लगाया। गर्मियों के दिन थे। वो इस वक्त छत पर मौजूद चारपाई पर लेटा हुआ था। इसने आसमान पर मौजूद तारों को देखते हुए कहा, हाँ वो भी कभी कभी इत्तेफाक से कॉल मिल जाती है जैसे आज मिल गई।
वो फिर भी शिकवा करना नहीं भूली थी। वैसे आज मैंने बहुत ख़ास बात बताने के लिए इस वक्त कॉल की है। पता है रमना, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती। वो खुशी से भरपूर लहजे में बोला, हाँ तुम्हारे लहजे से मुझे भी पता चल रहा है। भाई अब मुझे भी बताओ, ऐसी कौन सी बात है कि आज तुम बहुत खुश हो? क्योंकि मुझे जॉब मिल गई है, वो भी अज़र इंडस्ट्री में मैनेजर के ओहदे पर। वो अपनी खुशी का इज़हार करते हुए बोली, अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मेहर, अब मुझे ये बताओ कि इस खुशी में ट्रीट कब दे रहे हो? वो खुशी से भरपूर लहजे में बोली, जब तुम कहो इस दिन मैं ट्रीट देने के लिए तैयार हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोला, ओके, कल संडे भी है, तुम भी फ्री होगे तो कल शाम इसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहाँ पहले मिलते हैं। ओके, जैसे तुम कहो। और कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रहे हो? आसमान पर तो मैं देख रहा हूँ, उसने शौक लहजे में कहा। मुझे आसमान पर? वो कैसे आसमान पर? जो चांद इस वक्त मौजूद है, मुझे इसमें तुम नज़र आती हो। वो मोहब्बत भरे लहजे में बोला, तुम बातें खूब बना लेते हो। वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम हर बार यही कहती हो। वो खफा से लहजे में बोला, लेकिन ये सच है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। पता नहीं, कभी मुझे लगता है कि तुम्हें मैं कभी खो ना दूँ। तुम्हारे पापा हमारी शादी पर राज़ी होंगे भी या नहीं? मैं वैसे ही तुम्हें तंग करने के लिए बोलती हूँ। मुझे यकीन है तुम्हारी मोहब्बत पर, और मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। और खोने के बारे में आज के बाद सोचना भी मत। मैं जानती हूँ पापा कभी इतराज़ नहीं करेंगे। उन्होंने आज तक मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है और मेरी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और तुम ये फजूल सोचना बंद करो। पता नहीं हमारी शादी होती है या नहीं, को ना दून समझे, नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी। वो वार्निंग देने लगी। ओके, नहीं सोचता अब मैं ओके, नहीं सोचता ऐसा मैं अब। तुम भी नाराज़गी वाली बात ना करना। इसके लबों पर इस वक्त मुस्कुराहट थी। लॉन्च को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। फर्श पर सब्ज़ रंग के रानी कालीन बिछाए हुए थे और दीवारों पर मोती किस्म की खूबसूरत पेंटिंग्स अवेजा थी और जदीद डिज़ाइन के सोफ़े सेट साथ इनके सामने ही शीशे की टेबल मौजूद थी और सामने दीवार पर LCD पर कोई मूवी चल रही थी। ज़ुबैदा बेगम इस वक्त सोफ़े पर बैठी हुई थी। इनके हाथ में सरसों का तेल था। देखो बाल में कितनी खुशकी हो रही है। ज़ुबैदा बेगम अपनी बेटी रमना के सर में सरसों का तेल लगाने लगी। रमना सादा से शलवार कमीज़ सूट में मलबूस कलीन पर बैठी हुई थी। इसके हाथ में इस वक्त चिप्स का पैकेट था और नज़रें सामने चलते LCD पर थी। उफ मम्मा, आप तो जानती हैं ये बालों पर तेल लगाना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आज भी आपकी वजह से लगवा रही हूँ। झंझलाकर बोली, बेटा तेल की वजह से बाल मजबूत और लंबे होते हैं। मम्मा का आजकल शैम्पू इतने अच्छे आ गए हैं, जब इससे बाल मजबूत और लंबे हो जाते हैं फिर तेल लगाने की क्या ज़रूरत है? इसमें मुँह बनाया। अच्छा बेटा, मैं तुमसे एक बात करना चाह रही थी। जी मम्मा बोले, तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे हैं। क्या मम्मा, इतनी जल्दी भी कोई शादी करता है? अभी तो मेरी स्टडी कंप्लीट हुई है। वो खफा से लहजे में बोली, मुझे अब कोई शादी नहीं करनी। इसने साफ इनकार कर दिया। 2 साल पहले स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। बस मामा, आप पापा को समझा देना। अभी 1 साल तक तो मेरा कोई मूड नहीं है। बेटा, आपके पापा को तो जल्दी है। मामा, जल्दी किस बात की है? वो इनको ये नहीं बता सकती थी कि वो किसी को पसंद करती और इसकी वजह से अभी शादी नहीं कर सकती। बेटा, बेटियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाएं अच्छी बात होती। वो प्यार से समझाने लगी, और वैसे भी यही शादी की उम्र होती है। प्लीज़ मामा, मैं अभी इस बार मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। वो अपनी बेटी की बात सुनकर खामोश हो गई थी। उमैर इस वक्त पलंग पर बैठा हुआ था। इसके सामने लैपटॉप मौजूद था जिस पर तेजी से उंगलियां चलाते हुए दुनिया से बेनियाज ऑफिस का काम करने में मगन था। कुछ देर बाद सेलफोन की बेल ने इसे अपनी तरफ मतवज्जो किया। इसने सेलफोन पर एक नज़र डाली और फिर सेलफोन उठाकर कॉल पिकी के, हेलो, कैसी हो रमना? एक बाजू सर के नीचे रखकर पलंग पर लेट गया। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रहे थे? बस ऑफिस का काम कर रहा था। ओह सॉरी, फिर मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। वो शर्मिंदगी से बोली, कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा काम ख़त्म होने वाला था। मैं तुमसे एक बात करना चाह रही थी। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मेरे पापा आजकल मेरी शादी के बारे में सोच रहे हैं। अभी मामा ने इस बारे में मुझसे बात की है। मामा को तो अभी मैंने टाल दिया है कि मैं 1 साल तक शादी नहीं करने वाली हूँ। पता नहीं पापा क्या कहते हैं। वो फिक्रमंदी से बोली, मेरे ख्याल में रमना, मेरे बारे में तुम अब अपने पापा से बात कर लो तो अच्छा है। एक या 2 साल तक मैं अभी तक शादी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, तुम्हारे पापा ऐसे तुम्हें फोर्स करते रहेंगे। अपने पापा से अपने और मेरे बारे में बात कर लोगी तो तुम्हारी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। वो अपनी राय का इजहार करने लगा। हाँ, मेरा ख्याल में तुम ठीक ही कह रहे हो। मुझे अपने पापा से बात कर लेनी चाहिए। वैसे तुम्हारे पापा मान तो जाएंगे ना? हाँ मैं, तुम फिक्र ना करो। पापा ने आज तक मेरी हर खुशी पूरी की है। वो मेरी कोई बात टाल ही नहीं सकते। वैसे भी ये तो शादी की बात है और हर किसी को अपनी मर्ज़ी से शादी करने का हक हासिल होता है। वो इसे मुतमिन करने लगी। चलो अब तुम अपना ऑफिस का काम कंप्लीट कर लो, फिर बात होती है। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। जैनब, नाश्ता लेकर आ जाओ। इसने जैनब को आवाज़ दी जो किचन में नाश्ता तैयार करने में मसरूफ़ थी। शेव की हुई
शेप की हुई 2 पीस टाई सूट में मलबूस उमैर ऑफिस के लिए तैयार होकर चापा पर बैठ गया। जी भाई, अब बस अभी लेकर आ रही हूँ, वो अंडा फ्राई करते हुए बोली। ये लें भाई, और माँ जी आपके लिए भी ले आऊँ। इसने उमैर के सामने नाश्ता रखते हुए माँ जी से पूछा, मेरे लिए बस चाय लेकर आ जाओ, नाश्ता बाद में खुद कर लूँगी, और तुम भी नाश्ता करके जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं लेट ही ना हो जाए। माँ जी अभी बहुत वक्त है, ज़ैनब आराम से नाश्ता करके तैयार हो जाना। इसने रेस्ट वॉच को देखा जो 6:30 बजे आ रही थी, क्योंकि वो शुरू दिन से ही सुबह खुद ज़ैनब को स्कूल छोड़ आता था और वापसी पर बच्चों के साथ ही आ जाया करती थी। माँ जी, मैं एक और बात सोच रहा था। इसने चाय का कप लबों से लगाया। हाँ मेरा बेटा बोला। माँ जी, अब मेरी नौकरी तो लग गई, मेरे ख्याल में ज़ैनब को अब स्कूल छोड़ देना चाहिए। बेटा ज़ैनब से पूछ लेना भाई, मैं ये जॉब किसी सूरत नहीं छोड़ने वाली, आप जानते तो हैं मुझे बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक़ है। इसकी बात सुनते हुए नाराज़गी से बोली, अब चलिए। इसने स्याह चादर से नकाब करते हुए कहा, ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। मैं वैसे बात कर रहा था। वो एक नज़र खुद को बरामदे में मौजूद शीशे में देखते हुए टाई की नोट ठीक करने लगा। चलो अब चलते हैं। वो बाइक की चाबी उठा कर इसकी तरफ मतवज्जो हुआ। ठीक है माँ जी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ बेटा, खैर से जाओ खैर से आओ। वो हर माँ की तरह दुआएं देना नहीं भूली थी। मैं कम इन सर। यस उमैर आ जाएं। उन्होंने सर उठाकर उमैर को देखा। अस्सलाम वालेकुम सर, इनके सामने मुअद्दबाना अंदाज में खड़े होते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम। उमैर बैठ जाओ, अभी खड़े क्यों हो? वो दोस्ताना अंदाज में बोले। जी सर शुक्रिया। इनके सामने ही चेयर पर बैठ के, कैसा लगा आपको हमारा ऑफिस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई मसला हो तो नवीस से पूछ लेना, वो हर ऑफिस वर्कर कोई ऐसे ही नरम लहजे में बात करते थे। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इस फाइल पर आपके साइन चाहिए थे, इनके सामने फाइल रखी हूँ। गुड, आपको यहाँ आए हुए कुछ दिन हुए हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो फाइल पर नज़र जमाए हुए बोले। शुक्रिया सर, इसने खुश दिली से कहा। याद है ना, आज आपने भी मेरे साथ मीटिंग अटेंड करनी है? जी सर मुझे याद है, हमारी आज 11 बजे मीटिंग है। गुड, उन्होंने मुस्कुरा कर इसे देखा। ओके सर, अब मैं जाऊँ? इसने ज़्यादा तलब नज़रों से अपने बॉस की तरफ देखा। जी उमैर बेटा आप जाएं। वो इससे शुरू दिन से ही बेटा कहकर मुखातिब करने लगे थे। इनको वो बहुत शरीफ और अच्छा लड़का लगा था। शरोज़ की बेताब नज़रें जिसे ढूंढ रही थी, आखिरकार वो किचन में मिली। कि तुम यहाँ हो? रमना, मैं सारे घर में ढूंढ रहा था। शरोज़ तुम कब आए हो? वो शामी कबाब फ्राई करते हुए मसरूफ़ से अंदाज में बोली। बस अभी आया हूँ। वो इसके साथ ही स्टूल घसीट कर बैठ गया। अंकल भी साथ आए हैं? इसे एक नज़र देखकर पूछा, जो इस वक्त खाकी रंग की पैंट और ग्रे शर्ट में मलबूस क्लीन शेव, बालों में सलीके से कंघी की हुई और पाँव में ब्राउन रंग के सैंडल के साथ बहुत हैंडसम लग रहा था। हाँ इन्हीं के साथ ही आया हूँ। इसने इस बात में सहला, इतने दिनों से कहाँ थे, ना कोई कॉल की। वो अब चाय बनाने लगी। हाँ कुछ बिजी था, बिजनेस के सिलसिले में कराची गया हुआ था। वो गौर से इसे देखते हुए बोला, जो सादा से कॉटन के सूट में मलबूस बहुत खूबसूरत लग रही थी। वैसे आज तुम पर कुकिंग का भूत कहाँ से सवार हो गया? मैं पहले भी करती हूँ। वो इसे घूर कर बोली। अच्छा खैर, मैं तो आज देख रहा हूँ इसलिए पूछ रहा था। इसके लबों पर शरीफ मुस्कुराहट थी, जो अक्सर शाम को आकर मेरे हाथ की बनी हुई कॉफ़ी पीते हो, वो भी कुकिंग में शुमार होती है। कंजूस लड़की, हमेशा खाली कॉफ़ी लेकर आती हो, जो इस को तुम कुकिंग का नाम दे रही है। वो मुस्नी हैरत से बोला। उफ शरोज़, एक दो बात तुम्हें खाली कॉफ़ी क्या दे दी? तुम मुझे कंजूस बोल रहे हो? और जब बचपन से लेकर आज तक तुम मेरी चॉकलेट्स और आइसक्रीम खाते आए हो, वो तुम्हें याद नहीं है? वो मुंह फुलाकर बोली। वो तो अंकल मेरे लिए ले आते थे। इसने मुस्कुराहट जब्त करते हुए कहा। अपनी ख़त्म करके मेरी हिस्से की भी आधी खा जाती थी। वो तुम्हें याद नहीं है क्या सच में? खैर मुझे तो याद नहीं है। इसे मुस्कुराते हुए कंधे चाकर जवाब दिया। ठीक है, आज तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। वो चूल्हा बंद कर दे संजीदगी से बोली। रमना, तुम्हारे अंकल भी आए हुए हैं, इनके लिए भी चाय लेती आना। ज़बैदा बेगम किचन में दाखिल हुई। बस मामा, सब कुछ तैयार है, मैं अभी लेकर आ रही हूँ। वो इन्हें देखकर बोली। आंटी, आपकी बेटी बहुत कंजूस है, आपको पता है। आज ये मुझे कह रही थी कि हमारे घर में से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। वो चेहरे पर मासूमियत सजाए शिकायत करने लगा। क्यों रमना बेटा, आज मेरे शरोज़ बेटे ने क्या कर दिया? वो मुस्कुराते हुए बोली। मामा, इसकी तो आदत है, आप तो जानती हैं, हर बात पर मजाक करने की। आप चले, मैं चाय लेकर आ रही हूँ। वो इसे घूर कर बोली। ओके बेटा। वो लब्बों पर मुस्कुराहट सजाए चली गई। वैसे तुम बड़ी चालाक हो, तुमसे तो कम ही हूँ। वो ट्रे में चाय रखते हुए मुस्कुराकर बोली। सब चीज़ें ट्रे में रखने के बाद ट्रे लेकर लॉन्च की तरफ बढ़ने लगी। शरोज़ भी इसी के साथ उठ खड़ा हुआ। उसके चलते हुए हाथ बढ़ाकर प्लेट में से शामी कबाब उठा लिया। उफ आहा उफ, रमना ज़बान जला दी। इसने थोड़ा सा खाकर फ़ौरन प्लेट में रख दी। अब तुम्हें ज़्यादा शर्म मचाने की ज़रूरत नहीं है। किसने कहा था दरमियान में हाथ डालो? लॉन्च तक सब्र नहीं हो सकता था। वो अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त करते हुए बोली। शरोज़ और रमना इस वक्त लॉन में चहलकदमी करते हुए, पापा और अंकल तो अभी शतरंज खेल रहे हैं। तुम तो जानती हो अभी ये इनकी
गेम इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होने वाली, तो क्यों ना हम आइसक्रीम पार्लर चलते हैं। मौसम भी अच्छा हो रहा है। वो आसमान पर मौजूद सफ़ेद बादलों को देखने लगा। हाँ चलो, ये भी कोई पूछने की बात है। वैसे भी मुश्किल से तुम्हारी जेब में से पैसे निकलते हैं। वो मुस्कुराते हुए बोली, खैर रमना, तुमसे ज़्यादा ही निकालते हैं वो इसके निकलते हैं। वो इसके चेहरे पर नज़रें जमाए बोला, तुम एक बिजनेसमैन, भला अब मेरा तुम्हारा क्या मुकाबला। मुझे गरीब को तो मुश्किल से पॉकेट मनी मिलती है। वो मासूमियत से बोली, हाँ हाँ, इसने बेसाता कहका लगाया, गरीब, वो भी एक करोड़पति बिजनेसमैन की इकलौती बेटी मैंने। फिर ऐसे तो तुम्हारा नाम कंजूस नहीं रखा है। कंजूस हो के तुम समझे। इसके कंधे पर साथ ही मुक्का मारा। वो बहुत ज़ोर से, क्या खाती हो। वो अपने कंधे को सुलाने लगा, तुमसे तो कम खाती हूँ मोटू। वो इसे घूरती हुई बोली, हाय लड़की, ये क्या जुल्म कर दिया। इस पर्सनैलिटी पर हज़ारों लड़कियां मरती हैं और तुम मुझे मोटू कह रही हो। इसने मसनूई गमज़दा लहजे में कहा। हाँ होगी कोई बेवकूफ़ लड़कियां। वो इसे चिढ़ाती हुई बोली थी, लेकिन तुमसे तो अच्छी हैं, कम से कम मोटू तो नहीं कहती ना। अब ये ड्रामेबाजी बंद करो, तुम गाड़ी में बैठो, मैं अंकल को बताकर आती हूँ कि हम कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं। वो ये कहते हुए अंदर की तरफ बढ़ गई। और एक कंजूस लड़की, वो इसे तंग करने से बाज नहीं आया था और मुस्कुराहट लिए हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अब की बार वो इसे नज़रअंदाज करते हुए चली गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो बाज नहीं आने वाला। खालिद और ज़ुबैर नियाज़ी बचपन के ही दोस्त हैं, इसी वजह से एक दूसरे के घर आना जाना आम है। वो दोस्त कम और भाई ज़्यादा लगते हैं। रमना और शहरोज़ भी बचपन से एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। शहरोज़, प्लीज़ गाड़ी को रोको। वो शर्म चाहते बोली, क्यों, ट्रैफिक जाम करवानी है, ये क्या यहाँ नहीं रोक सकता। इसने नफ़ी में सर हिलाया। शहरोज़, प्लीज़ रोक दो ना। इस बार खुशामदी लहजे में बोला, क्यों, ये तो बताओ। इसने सवाली नज़रों से देखा और फिर सामने रोड की तरफ मतवज्जो हो गया। वो सामने देखो, गोलगप्पे वाली रेडी नज़र आ रही है, वहाँ जाकर गाड़ी पार्क कर देना। वो सामने इशारा करने लगी, हरगिज़ नहीं, वो गंदे गोलगप्पे खाओगी। सड़क किनारे खड़ा हुआ है, सारा दिन मिट्टी पड़ती है इन पर, न जाने कितने जरासीम होते हैं जिनसे इंसान बीमार हो सकता है। इसने साफ इनकार करते हुए नरम लहजे में समझाना चाहा, रोक दो प्लीज़। वो मिन्नत भरे लहजे में बोली, बिल्कुल भी नहीं। वो सुकून से गाड़ी चलाते हुए बोला, दफ़ा हो जा, मैं तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो मुंह फुलाकर बोली, ये जानते हुए सेहत के लिए वो अच्छे नहीं थे, कैसे तुम्हें खाने देता। इसने एक नज़र अमना के नाराज़ चेहरे पर को देखा। हूँ, तुम्हें ज़्यादा डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, बस अब गाड़ी को वापस मोड़ दो। मैंने भी कोई आइसक्रीम नहीं खानी। वो गुस्से से बोली, अब तो हम पहुंच गए हैं। वो आइसक्रीम वाले के सामने गाड़ी पार्क करने लगा, चलो अब उतरो, आइसक्रीम खाते हैं। मुझे नहीं खानी, बस घर वापस चलो। वो मुंह फुला कर बैठी रही, ज़िद्दी लड़की। अच्छा यूँ करते हैं, जो संडे आने वाला है, इस दिन मैं तुम्हें एक रेस्टोरेंट में लेकर जाऊँगा, वहाँ से गोलगप्पे खाएंगे। चलो आज आइसक्रीम खा लेते हैं। वो कुछ सोचते हुए बोला, क्योंकि वो इससे नाराज़ भी नहीं करना चाहता था। क्या इस दिन भी यही तो नहीं बोलोगे कि सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। वो इसकी तरफ देखते हुए कंफर्म करने लगी, बिल्कुल नहीं बोलूँगा, प्रॉमिस। चलो शाबाश, गाड़ी से उतरो, अब आइसक्रीम खाते हैं। वो उसे यकीन दिलाने लगा, अपना प्रॉमिस अब याद रखना। वो इसके साथ चलते हुए बोली, ओके बाबा, याद रहेगा। इसने गहरा सांस लेते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। रात के 9 बज रहे थे। ज़ुबैर नियाज़ी इस वक्त नाइट सूट में मलबूस स्टडी रूम में राइटिंग टेबल के सामने बैठे कोई ऑफिस की फाइल स्टडी कर रहे थे। कुछ देर बाद ही रमना हर रोज़ की तरह दूध का गिलास लेकर स्टडी रूम में दाखिल हुई थी। पापा कब तक ऑफिस का काम करते रहेंगे, आप बस भी कर दें। दे दूध का गिलास टेबल पर रखते हुए इनके बराबर ही चेयर पर बैठ गई। ये लो बस भाई, हम अपनी बेटी की भला कोई बात टाल सकते हैं। वो फाइल बंद करते हुए अपनी बेटी की तरफ मतवज्जो है। पापा, आपने काम कंप्लीट कर लिया होगा, इसलिए बस की है, वरना मैं तो आपको रोज़ाना ही कहती हूँ, फिर भी आप 10 बजे तक यहाँ बैठे रहते हैं। वो शिकवा लहजे में बोली। रमना की बात सुनकर बेसातन के लबों पर मुस्कुराहट छा गई। भाई क्या करूँ, ऑफिस का काम होता है, करना तो पड़ता है। वो टेबल से दूध का गिलास उठाते हुए बोले, पापा आप इतना काम क्यों करते हैं, सुबह से शाम तक आप ऑफिस में भी लगे रहते हैं और फिर रात को भी अपना ऑफिस खोल कर बैठ जाते हैं। पापा ये ठीक नहीं है, ऐसे तो आप बहुत थक जाते होंगे। वो फिक्रमंदी से बोली, और पापा हमारे पास सब कुछ तो है, तो फिर आपको इतना काम करने की क्या ज़रूरत है। बस आज मैं कह रही हूँ कि कल से आप कोई ऑफिस का काम घर में नहीं करेंगे। वो फैसला कौन लहजे में बोली। वो अपनी बेटी की बातों को गौर से सुन रहे थे। ठीक है भाई, जैसे हमारी बेटी चाहेगी वही हम करेंगे, कल से घर में ऑफिस का काम बंद। अब हमारी बेटी खुश। वो खाली गिलास को टेबल पर रखते हुए खुशगवार मूड में बोले, जी पापा ये हुई ना बात, अब आपको बिल्कुल काम नहीं करने दूंगी। वो मोहब्बत भरे लहजे में बोली, अच्छा बेटा मैं तुमसे एक बात करना चाह रहा था। उन्होंने मोहब्बत भरी निगाहों से अपनी बेटी को देखा। जी पापा कीजिए। वो फर्मा बदारी से बोली, रमना बेटा शादी के बारे में आपने क्या सोचा है। आपकी मामा बता रही थी कि आपने इनकार कर दिया है, कि 1 साल तक आप शादी नहीं करना चाहती हैं। वो नरम लहजे में बोले,
जी पापा, मैंने अभी शादी के बारे में नहीं सोचा। वह सर झुकाकर अपने हाथों को देखते हुए बोली, क्यों बेटा, क्या मैं पूछ सकता हूँ? उन्होंने सवाल नजरों से उसे देखा। वो पापा, मैं उमैर को पसंद करती हूँ, वो झिझकते हुए बोली, और वो अभी शादी नहीं करना चाहता क्योंकि इसका कहना है कि अभी तो इसका कैरियर शुरू हुआ है, लेकिन 1 या 2 साल तक वो करेगा। ये उमैर कौन है? उन्होंने गौर से अपनी बेटी को देखते हुए सवाल किया। पापा, वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में स्टडी करता रहा है और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और मैं शादी भी इसी से करना चाहती हूँ। वो हमेशा बचपन से लेकर अब तक हर बात अपने पापा से शेयर करती आई है थी। इस बार बिला झिझक बोल पड़ी, उमैर करता क्या है? पापा, वो अजहर इंडस्ट्री में मैनेजर की जॉब करता है। इसके पापा क्या करते हैं? इसके पापा की डेथ हो चुकी है। वो अपनी मामा और बहन के साथ रहता है। वो तफसील से बताने लगी। मैं तो बेटा तुम्हारे बारे में कुछ और ही सोच रहा था, लेकिन चलो जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। मुझे तो अपनी बेटी की खुशी अजीज़ है। ठीक है, मेरी कुछ दिनों तक उमैर से मुलाकात करवा देना। वो लबों पर मुस्कुराहट सजाए बोले, जी पापा। इसके चेहरे पर खुशी छा गई। आई लव यू पापा। वो खुशी से इनके हाथों को थाम कर बोली, भाई मैं अपनी बेटी को ऐसे ही हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। वो प्यार से इसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, क्योंकि वो इन वालिदैन जैसे नहीं थे जो औलाद पर बेजा सख्ती करते हैं। उन्होंने हमेशा रमना की हर जायज़ ख्वाहिश पूरी की थी, इसलिए वो इसकी शादी तो शहरोज से करना चाहते थे, लेकिन बेटी की बात सुनकर उन्होंने अपना इरादा मुलतवी कर दिया। चलो शाबाश, अब जाकर सो जा, मैं भी बस सोने जा रहा हूँ। ओके पापा, गुड नाइट। वो टेबल से खाली गिलास उठाते हुए खुशी से उठ खड़ी हुई। ओके गुड नाइट बेटा। शाम का वक्त था। मैर और रमना इलाके के मशहूर रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। रमना, ये तो तुमने मुझे बहुत खुशी की बात बताई है कि तुम्हारे पापा राज़ी हो गए हैं। हाँ, लेकिन अब वो तुमसे मिलना चाहते हैं, यानी देखना चाहते हैं कि मैं कैसा लड़का हूँ। इसने मुस्कुराते हुए कहा, बस ऐसे मिलना चाहते हैं। कल संडे है, अगर फ्री हो तो कल शाम को मेरे घर चले आना। वो सोचते हुए बोली, फ्री तो हूँ, चलो आ जाऊँगा। वैसे अगर तुम्हारे पापा मुझे रिजेक्ट कर देंगे तो फिर क्या करोगी? वो इसे देखते हुए बोला, ऐसे हो भी नहीं सकता क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें कोई रिजेक्ट कर भी नहीं सकता। वो मोहब्बत भरे लहजे में बोली। बेसाता इसके लबों पर मुस्कुराहट छा गई। भैया, अब हर कोई मुझे तुम्हारी नज़र से थोड़ी ना देखता है। मेरी नज़र से ना देखे कोई, लेकिन इंसान की शख्सियत से तो पता चल जाता है। ओके जनाब, और तुम ऐसा सोचना अब बंद करो कि के पापा तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे। आपकी बारी से घूरते हुए बोली, ओके जनाब, जो आपका हुक्म। वो शौक लहजे में बोला और इस अंदाज पर रमना के लबों पर मुस्कुराहट छा गई। आसमान पर तारों का राज था। ज़ैनब किचन में इस वक्त रात के खाने के बर्तन धो रही थी। उमैर माँ जी की गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। बेटा, अब तुम्हारी नौकरी तो लग गई है, मैं तुम्हारी शादी के बारे में सोच रही थी। माँ जी, मैं अभी तो शादी नहीं करना चाहता हूँ। क्यों बेटा? माँ जी, अब तो नौकरी शुरू हुई है, अभी मेरा बिल्कुल शादी का इरादा नहीं है। माँ जी, अच्छा ये बात छोड़े, मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ। हाँ मेरे बेटा बोलो। वो प्यार से इसके बालों में उंगली चलाने लगी है। माँ जी, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, इसका नाम रमना है, मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती रही है। मैं शादी भी रमना से ही करना चाहता हूँ। मुझे तो हमेशा अपने बेटे की खुशी अजीज़ है। जहाँ मेरा बेटा चाहेगा मैं वहाँ अपने प्यारे बेटे की शादी करूँगी। वो प्यार से इसकी परेशानी पर बोसा देती हुई बोली, माँ जी आप बहुत अच्छी हूँ। इनके दोनों हाथों को थाम कर बोसा देते हुए बोला, हर माँ को ही अपने बच्चों की खुशी अजीज़ होती है। वो मुस्कुराकर बोली, अच्छा ये बताओ वो कैसी लड़की है और इनका ख़ानदान कैसा है? माँ जी ने सवाल किया। माँ जी, वो बहुत अच्छी लड़की है, अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है और बहुत अमीर है, लेकिन इसमें बिल्कुल गरूर नहीं है। बेटा, क्या इसका बाप हमसे रिश्ता जोड़ने पर राज़ी हो जाएगा? हम में और इनमें बहुत फ़र्क है। फिर माँ जी, इसने अपने घर वालों से बात कर ली है, वो राज़ी हैं क्योंकि इन्हें अपनी बेटी की खुशी अजीज़ है। इसका बाबा मुझे से मिलना चाहता है एक बार, इसलिए कल मैं इनके घर मिलने जा रहा हूँ। लेकिन बेटा, वो कोठी में रहने वाले और एसी पर सोने वाली यहाँ कैसे रहेगी? हमारी तो बिजली भी आती जाती रहती है। वो अपनी खदशात ज़ाहिर करते हुए फिक्रमंदी से बोली, माँ जी इसकी आप फिक्र ना करें क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करती है, इन चीज़ों से नहीं। इनकी शादी इनके खदशात दूर करने लगा। भाई क्या बातें हो रही हैं? और भाई आज आपको कुछ ज़्यादा ही माँ जी पर प्यार नहीं आ रहा? वो साथ ही चाय पर बैठते हुए शील लहजे में बोली, तुम्हारी शादी के बारे में बात कर रहे थे। उसे तंग करने के लिए बोला, माँ जी देखे ना, ये आज फिर से मुझे तंग कर रहा है। पहले तो आपकी शादी होगी। वो नाराज़गी से बोली, और मेरे बेटा बहन को यूं तंग करते हो? वो इसके सर पर प्यार से चित लगाते हुए बोली, वैसे मजाक कर रहा था, मैं अपनी प्यारी बहन को क्यों तंग करूँगा? इसे प्यार से देकर जवाब दिया, साहब जी आप यहाँ बैठे। ज़ुबैर साहब जी अभी आ रहे हैं। मुलाजिम ने इसे ड्राइंग रूम में बैठाया। वो खूबसूरत ड्राइंग रूम को एक नज़र देखते हुए सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद ही ज़ुबैर नियाज़ी अपनी बेगम के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। उमैर ने इन्हें देखते हुए मुअद्दबाना अंदाज में खड़े होकर सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा, जाओ बेटा, आप इससे बैठ जाओ बेटा। इसे गौर से देखते हुए बोले, जो इस वक्त
अपनी खूबसूरत नकूश के साथ वाइट कॉटन के सूट में मलबूस शेव की हुई काफ़ी हैंडसम लग रहा था। शुक्रिया अंकल, इसने सोफे बैठते हुए कहा। वही हमारी बेटी रोज़ाना तुम्हारी तारीफ़ें करती रहती है, हमने सोचा कि आज हम भी आपसे मिल लें। वो खुशगवार मूड में बोले। जी अंकल, इसने लबों पर मुस्कुराहट सजाए कहा। रात के 7 बज रहे थे। शहरोज़ लॉन्च में बैठा टीवी देखने में मसरूफ़ था। सलाम। डॉक्टर खालिद लॉन्च में दाखिल होते हुए बोले। वालेकुम सलाम पापा। वो टाई की नोट ढीली करते हुए इसके बराबर बैठ गया। पापा, आज आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। इनके थकन ज़दा चेहरे को देखकर कहा। जी बेटा, आज हॉस्पिटल में मरीज़ बहुत ज़्यादा थे। और तुम सुनाओ, क्या कर रहे थे? बस पापा, न्यूज़ सुन रहा था। इसने टीवी ऑफ करते हुए जवाब दिया। तुम्हारी माँ कहाँ है? आज नज़र नहीं आ रही है। उन्होंने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हुए पूछा। पापा, वो सायदा के साथ मिलकर डिनर तैयार करने में मसरूफ़ है। इसने मुलाजमा का नाम लिया। भाई, आ जाते ही आप लोगों की बातें शुरू हो गई हैं। शाज़े बेगम ट्रे में जूस का गिलास लिए लॉन्च में दाखिल हुई। हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे। उन्होंने ट्रे में से गिलास उठाए। जी मामा, पापा आपके बारे में ही मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हारी माँ कहाँ है। पहले जो आप लॉन्च में बैठकर पापा का इंतजार कर रही होती हैं, सो आज पापा को आप नज़र नहीं आई तो वो परेशान हो रहे थे। वो शरारती लहजे में बोला। बहुत शैतान हो गए हो। डॉक्टर खालिद अपने बेटे का कान पकड़ते हुए बोले। ओह पापा, कान तो छोड़ दे। बचपन से आप और मामा ने खींच खींच कर इतने बड़े कर दिए हैं। वो कान छुड़ाते हुए मसरूनी नाराज़गी से कहने लगा। आप ठीक ही कह रहे हैं, हमारा बेटा अभी तक शरीर है। उन्होंने मोहब्बत भरी निगाहों से अपने बेटे को देखा। तो क्यों ना बेगम, इसका अब इलाज किया जाए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इन दोनों के लबों पर इस वक्त मुस्कुराहट थी। पापा और मामा, कैसा इलाज? इसने हैरानगी से इन्हें देखा। भाई, हम तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे हैं। अब तो माशाल्लाह से तुमने अपना बिजनेस भी अच्छी तरह संभाल लिया है। पापा, शादी? इसने हैरानगी से पूछा। हाँ भाई, तो हमने तो लड़की भी ढूंढ ली है। तुम्हारे ज़ुबैर अंकल की बेटी रमना माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी बच्ची है। क्यों बेगम? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। क्या पापा आपने लड़की भी पसंद कर ली? वो मुंह बनाते हुए बोला, लेकिन वो दिल में बहुत खुश हो रहा था। वो जिस लड़की के बारे में हमेशा से ख्वाब देखता आया था, इसकी मामा पापा भी इसके बारे में सोच रहे थे। क्या तुम्हें कोई इतराज़ है? इन्हें अपने बेटे के तासुरात देखते हुए पूछा। नहीं मामा, भला मुझे क्या इतराज़ हो सकता है? आपकी जहाँ मर्ज़ी हो, मैं वहाँ शादी के लिए तैयार हूँ। इस बार फर्माबरदारी से बोला। मुझे अपने फर्माबरदार बेटे पर पूरा यकीन था। वो कभी इनकार नहीं करेगा। वो प्यार से इसके बाल बखेरते हुए बोले। बाकी बातें बाद में कीजिएगा, आप फ्रेश हो जाए। वो अपने बेटे और शोहर को मोहब्बत भरी निगाहों से देखकर बोली। जुबैदा बेगम नाइट सूट में मलबूस ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हाथों पर लोशन लगा रही थी। पता नहीं आपको इस लड़के में क्या नज़र आया है। चलो, रमना तो अभी बच्ची है, इसमें खराबी क्या है? वो किताब को रखते हुए बेड क्राउन से टेक लगा कर बैठ गए। इसके और हमारे दरमियान कितना फ़र्क है। वो एक मामूली सी जॉब करता है और मुझे तो इस लड़के में कोई ख़ास बात नज़र नहीं आई है। बेगम, आप इसको दौलत के तराजू में रख कर मत सोचें। इस इंसान का किरदार, अखलाक ही सब कुछ होता है। और अजहर इंडस्ट्री में मैनेजर की जॉब भी कोई आम जॉब नहीं है। इन्हें जुबैदा बेगम को समझाना चाहा। आप तो पहले शरोज़ के बारे में सोच रहे थे। मुझे शरोज़ हर लिहाज से रमना के काबिल लगा है। ये मुझे किसी तौर पर भी दामाद के रूप में पसंद नहीं है। जुबैदा बेगम ने गोया साफ इनकार कर दिया। वैसे भी मिडिल क्लास के लड़के ऐसा ही अमीर लड़कियों को मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ़ बनाते हैं ताकि इनकी दौलत हासिल कर सकें। फिर से आप रुपये पैसे को लेकर आ गई हैं। आपको अपनी बेटी की खुशी अजीज़ नहीं है। मैं लड़के से मिला भी इसलिए हूँ ताकि देख सकूँ कि वो कैसा है। अगर इसमें कोई खामी मुझे नज़र आती तो मैं इनकार कर देता। बस मैं मज़ीद इस सिलसिले में कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ। आप भी लाइट ऑफ करके सो जाएं और मुझे भी सोने दें। उन्होंने फैसला कुन लहजे में कहा। हूँ, मैं खुद ही रमना से बात करूँगी। इन पर तो हमेशा गरीबों से हमदर्दी का भूत सवार होता है। जुबैदा बेगम ने लाइट ऑफ करते हुए खुद कलामी की। मैंने तुम्हें कहा था ना कि पापा तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। आसमान पर बादल छाए हुए थे। रमना इस वक्त टेरेस पर खड़ी सेलफोन पर उमैर से बातें करने में मसरूफ़ थी। हाँ, तुम ठीक ही कहती हो। तुम्हारे पापा से मिलकर अच्छा लगा। अब अच्छा है ना, बात हो गई है तो तुम्हें भी कोई टेंशन नहीं होगी। उमैर ने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कहा। हाँ, वरना तो मामा और पापा दोनों को शादी की जल्दी थी। वैसे मुझे कल तुम घर पर नज़र नहीं आई। हाँ सॉरी उमैर, वो मेरी दोस्त मरीम याद है ना, यूनिवर्सिटी में हमारे साथ ही होती थी। हाँ याद है, बस वो कल सुबह आ गई मुझे लेने के मेरे साथ शॉपिंग पर। चलो, मैंने तो बहुत इनकार किया लेकिन वो ज़िद्दी लड़की आखिरकार मुझे लेकर ही गई। चलो कोई बात नहीं, इसने छत पर मौजूद चारपाई पर लेटते हुए जवाब दिया। डाइनिंग हॉल में इस वक्त ज़ुबैदा बेगम और रमना लंच करने में मसरूफ़ थी। ज़ुबैर न्याज़ी अभी ऑफिस में ही थे। रमना बेटा, मुझे उमैर बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम इसी से शादी करो। वो अपनी प्लेट में बिरयानी डालते हुए आम से लहजे में बोली। रमना को तो बात सुनकर यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी मामा ये सब बोल रही हैं। क्यों मामा, इसमें क्या खामी है? इसने सवाल नज़रों से देखा। बेटा तुम नहीं जानती हो, ये जो मिडिल क्लास के लड़के होते हैं ये कोई मोहब्बत नहीं करते, सिर्फ दौलत की खातिर अमीर लड़कियों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इनसे शादी करके दौलत ही हासिल करना चाहते हैं। उफ मामा, आप उमैर से मिल चुकी हैं। वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। इसे रुपये पैसे से कोई सरोकार नहीं है। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ।
तुम तो इसकी झूठी मोहब्बत में अंधी हो चुकी हो। हम तो शरोज से तुम्हारी शादी करने के बारे में सोच रहे थे, तुम्हारे पापा मान गए हैं, लेकिन मैं हरगिज़ ये शादी नहीं होने दूंगी। तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ शरोज से। वो इस बात सख्त लहजे में बोली। मामा ये आप क्या कह रही हैं? शरोज और मैं बचपन से ही सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। वो हैरत से अपनी माँ को देख रही थी। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो शरोज के बारे में ऐसा सोचती हैं। मामा मेरी बात भी सुन ले, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उमैर से। और जिस दौलत के बारे में आप बात कर रही हैं, मुझे इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पापा को उमैर पर कोई इतराज़ नहीं है और आपको तो सिर्फ अपनी दौलत की पड़ी है। आपको मेरी खुशी से ज़्यादा ये दौलत अजीज़ है। आप फिक्र ना करें, रुखसती के वक्त मैं यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाऊँगी। वो बदतमीज़ी से बोली। ये तुम इससे किस लहजे में बात कर रही हो? वो हैरत से अपनी बेटी को देने लगी, जिसने कभी इस लहजे में बात नहीं की थी। सॉरी मामा, वो खाना छोड़कर वहाँ से जाते हुए बोली। ये बाप बेटी तो पागल हो गए हैं, मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। रमना को जाते देखकर बोली। खूबसूरत लॉन को रंग बिरंगी लाइट्स से सजाया गया था, क्योंकि आज तानिया की बर्थडे पार्टी थी। खूबसूरत नकुश गोरी रंगत वाली तानिया ग्रीन कलर के खूबसूरत कढ़ाई वाले सूट में मलबूस बहुत प्यारी लग रही थी। आओ उमैर भी तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। अजहर हाशिम उमैर को देखते हुए बोले। अस्सलाम वालेकुम सर, सॉरी वो ट्रैफिक जाम हो गई थी इसलिए आने में देर हो गई। सर शर्मिंदा से लहजे में कहा। जो इनकी इनविटेशन पर इनकी बेटी तानिया की बर्थडे पार्टी पर आया हुआ था। वालेकुम सलाम। कोई बात नहीं बेटा, वो अपना ही से बोले। असल में वो तानिया से उमैर को मिलाना चाहते थे। इनको ये लड़का दामाद के रूप में बहुत पसंद आया था। वो चाहते थे कि तानिया उमैर से एक बार मिले, फिर वो दोनों से इस सिलसिले में बात करेंगे। तानिया बेटा इधर आओ। उन्होंने अपनी बेटी को आवाज़ दी, जो अपनी चंद दोस्तों के साथ बातों में मशगूल थी। अच्छा मैं अभी आई, जैसे अपनी दोस्तों से कहा और इनकी तरफ बढ़ गई। ये एक छोटी सी पार्टी थी जिसमें चंद तानिया की दोस्तें थी और चंद अज़ीर हाशिम के करीबी दोस्त थे। तानी बेटा इनसे मिलो, ये हैं उमैर, हमारे नए मैनेजर। उन्होंने उमैर का तारुफ करवाया। इसने गौर से अपने सामने खड़े हैंडसम से लड़के को देखा, जो ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट में मलबूस था। इसके चेहरे से एक मासूमियत झलक रही थी। आखिरकार आज आपको देख भी लिया। वैसे आपका तारुफ तो पापा ने कब से करवाया दिया था कि उमैर बेटा बहुत अच्छा काम करता है, बहुत शरीफ है। बस पापा आपके बारे में ही आजकल बातें करते रहते हैं। वो मुस्कुराते हुए बोली। अपनी बेटी की बात सुनकर पास खड़े ज़हीर हाशिम के लबों पर भी मुस्कुराहट छा गई। वैसे आप से मिलकर खुशी हुई जी, मुझे भी। इसने खुश दिली से कहा। ये मैं आपके लिए लाया था। वो गुलाब के खूबसूरत फूलों के बुके से देते हुए बोला। जी थैंक्स। वो लबों पर मुस्कुराहट सजाते हुए बोली। चलो तानिया बेटी आप केक काट लें। जी पापा चलें। वो सामने ही एक टेबल की तरफ बढ़ गए। उमैर इस वक्त अपने कैबिन में बैठा काम करने में मसरूफ़ था कि मंसूर दौड़ते हुए इसके कैबिन में दाखिल हुए। इसके चेहरे पर परेशानी छाई हुई थी। मैनेजर साहब जल्दी आएँ, सर जी की लगता है तबीयत ख़राब हो रही है। मैं इनको चाय देने गया था तो देखा उन्होंने दिल पर हाथ रखा हुआ था। वो एक ही सांस में बोलता गया, जल्दी आओ मेरे साथ। इसने परेशानी से कहा। ज़हीर हाशिम की तकलीफ़ की शिद्दत में देखते हुए जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल की। ज़हीर हाशिम दर्द की शिद्दत को मुश्किल से बर्दाश्त कर रहे थे। इस वक्त इनके चेहरे की रंगत पीली हो रही थी। वो पहले से ही दिल के मरीज़ थे। तानिया ये खबर सुनते यूनिवर्सिटी से ही हॉस्पिटल चली आई थी। उमैर बताएं मेरे पापा कैसे हैं और कहाँ हैं? इस वक्त इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो उमैर के पास पहुंचती हुई परेशान कुन लहजे में बोली, जो इस वक्त खुद दीवार के साथ टेक लगाए इमरजेंसी रूम के बाहर परेशान सा खड़ा हुआ था। जी आप सब्र करें, इंशाल्लाह आपके वालिद ठीक हो जाएंगे। वो इमरजेंसी रूम में है, आप प्लीज़ से बैठ जाएं। वो उसे तसल्ली देने लगे। या अल्लाह मेरे पापा को ठीक कर दें। आप जानते हैं मेरे लिए तो वो पापा और मामा भी, मेरा तो इस दुनिया में इनके सिवा कोई भी नहीं है। आप तो सब की सुनते हैं, मेरी भी दुआ कबूल कर दें। वो इस वक्त हॉस्पिटल में बेंच पर बैठी अपने पापा के लिए रोते हुए दुआ मांग रही थी। प्लीज़ ये पानी लें। वो मिनरल वाटर की बोतल इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। प्लीज़ आप रोए मत, इंशाल्लाह आपके वालिद साहब सेहतियाब हो जाएंगे। इसे समझ नहीं आ रही थी कि उस लड़की को कैसे तसल्ली दे। वो खुद इनकी वजह से बहुत परेशान था। वो इनको बाप की जगह समझता था और वो भी उमैर को अपना बेटा कहते थे। या अल्लाह ज़हीर साहब ठीक हो जाएं। वो खुद भी इमरजेंसी रूम के बाहर खड़ा इनकी सेहतयाबी के लिए दुआ मांग रहा था। आप ही इनके साथ थे ना? डॉक्टर ने उमैर के पास आते पूछा। जी डॉक्टर साहब मैं ही हूँ। इनकी तबीयत पहले से बेहतर है अभी, लेकिन ख़तरे से बाहर नहीं है। कुछ देर तक होश में आ जाएंगे। आप परेशान ना हो, अल्लाह पर भरोसा रखें। डॉक्टर इसके कंधे पर हाथ रखते हुए चला गया। पापा के बारे में डॉक्टर क्या कह रहे थे? तानिया ने बेताबी से पूछा। जी पहले से बेहतर है, लेकिन अभी इनको होश नहीं आया। वो इसे फिर से तसल्ली देने लगा। ये अल्लाह तेरा शुक्र। इसने दिल ही में अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो ख़तरे वाली बात इसके परेशान कुन चेहरे को देखकर नहीं बता सका था। क्या मैं इनको देख सकती हूँ? उसने सवाली नज़रों से उमैर को देखा। जी उमैर ने इस बात में सरला। इसका चेहरा मुरझा गया था अपने पापा को इस हालत में देखकर। ऑक्सीजन मास्क भी मुंह पर लगा हुआ था और साथ ही ड्रिप लगी हुई थी। इनके चेहरे से ऐसे लग रहा था जैसे बरसों के बीमार हो। अभी ये हालत देखकर वो फिर से अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई थी।
उमैर भी इसके साथ ही रूम में दाखिल हुआ था। उमैर आप तो कह रहे थे कि पापा ठीक हैं, डॉक्टर ने कहा है। वो अपनी नज़रों का रुख इसकी तरफ करते हुए बोली, तो फिर इनको ये ऑक्सीजन मास्क क्यों लगा हुआ है? इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इसको क्या जवाब दे, लेकिन इसने शुक्र अदा किया कि इस नर्स का जो पास आते हुए बोली थी कि प्लीज़ आप बातें ना करें, मुझे इसको आराम की ज़रूरत है। वो भी तानिया को एक नज़र देखकर खामोश हो गया और फिर कदम उठाता हुआ बाहर चला गया। मैं जानता हूँ किसी के लिए भी अपनों को इस हालत में देखना बहुत तकलीफदा होता है। इसने खुद कलामी की। हेलो ज़ैनब जी भाई, मैंने ये बताने के लिए कॉल की थी कि आज मैं लेट हो जाऊंगा, माँ जी को भी बता देना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों भाई? वो फिक्रमंदी से बोले, वो मेरे बॉस को हार्ट अटैक हुआ है तो इनके साथ हॉस्पिटल में हूँ। ठीक है भाई, मैं माँ जी को भी बता दूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज़। वो जेब में सेल फ़ोन डालते हुए फिर से इमरजेंसी रूम के जानिब बढ़ गया। तानिया इनके करीब चेयर पर बैठी ज़ेनब कुछ पढ़ने में मसरूफ़ थी। वो भी पास ही चेयर पर बैठ गए। इनके होश में आने का इंतज़ार करने लगा। उमैर पापा को होश आ रहा है देखे कुछ देर बाद इनको देखते हुए खुशी से बोली। उमैर भी चेयर से उठकर इनके करीब आ गया। होश में आते ही वो अपना ऑक्सीजन मास्क उतारने लगे। प्लीज़ आप रुक जाए, मैं डॉक्टर को बुला कर आता हूँ। मैंने रुकने की कोशिश की। तानी ने अपने पापा का एक हाथ अपने हाथ में लिया हुआ था। नहीं उमैर रुको, मेरी बात सुनो। वो नहीब सी लहजे में बोले। जी सर। इसे मौतबाना अंदाज में कहा। पापा आप अभी कोई बात ना कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बाद में भी बात हो सकती है। वो फिक्रमंदी से बोली। जी सर। तानिया बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपको अभी रेस्ट की ज़रूरत है। बेटा मैं आप दोनों से एक बात करना चाहता हूँ, पता नहीं ज़िंदगी फिर साथ देती है या नहीं। पापा ये आप कैसी बातें कर रही हैं? तानिया रोंदे हुए लहजे में बोली। जी सर, तानिया ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। प्लीज़ सर ऐसी बातें ना कीजिए। मैंने इन्हें हौसला दिया, बेटा रेस्ट भी हो जाएगा। मैं तुमसे इस वक्त बहुत अहम बात करना चाह रहा हूँ। जी सर, इसने अदब से कहा। बेटा तुम जानते हो मैंने हमेशा तुम्हें अपना बेटा समझा है और एक बाप की हैसियत से जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात नहीं टालोगे। वो मध्यम लहजे में बोलते हुए उमैर को देख रहे थे। जी सर मैं जानता हूँ, मैं भला आपकी कोई बात कैसे टाल सकता हूँ? इन्हें मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए संजीदा लहजे में कहा। उमैर क्या तुम मेरी बेटी का हाथ थाम सकते हो और इस वक्त मेरे सामने निकाह कर सकते हो? ये कहते हुए उन्होंने उम्मीद भरी नज़रों से देखा। उमैर और तानिया ये बात सुनते ही शॉक्ड रह गए। उमैर ने हैरत से इन्हें देखा कि ये वो क्या कह रहे थे। पापा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो तो उमैर के बारे में कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। काश के तानिया इनकार कर दे। या अल्लाह आप तो जानते हैं मैं तो रमना से मोहब्बत करता हूँ, मैं तो किसी और लड़की से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। या अल्लाह मुझे इतनी बड़ी आजमाइश पे मत डाले, मैं अपनी मोहब्बत नहीं खोना चाहता। इसने दिल में दुआ की। बेटा मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ही खुश देखना चाहता हूँ और तुम अकेली इस दुनिया में कैसे रहोगी? मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ कर पूरी कर दो। वो तानिया को समझाने लगे। पापा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इनकी ये बात सुनते वो तड़प सी गई थी। डॉक्टर ने कहा है आप बिल्कुल ठीक हैं, बस आपको अभी रेस्ट की ज़रूरत है। वो इनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए नम लहजे में बोली। क्या सोच रहे हो? प्लीज़ मेरे बेटा इनकार मत करना, यही समझ लो कि एक मरते हुए बाप की फरियाद है। तुम तो जानते हो इस दुनिया में तानिया का मेरे अलावा कोई नहीं है। उन्होंने उमैर को खामोश देकर नम लहजे में कहा। प्लीज़ पापा अब बस रेस्ट करें। इससे पहले कि उमैर कुछ कहता तानिया ने इल्तजा की। बेटा क्या मेरी खुशी के लिए ये ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी? मैं ये सब कुछ तुम्हारी बेहतरी के लिए ही कह रहा हूँ। इसके हाथ को लबों से लगाते हुए बोले। उमैर परेशान सा खड़े इनकी बातें सुन रहा था। इसका दिल बेचैन सा हो रहा था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि तानिया ने हामी भर ली तो वो क्या करेगा। ये बात कहकर उन्होंने फरार के सारे रास्ते बंद कर दिए थे, क्योंकि इसके लिए पापा की खुशी से बढ़कर कोई खुशी ना थी। ओके पापा, जैसे आप चाहें। इसने मदम लहजे में सर झुकाकर जवाब दिए। इन्हें देखते ही इसे ना चाहते हुए भी हामी भर ली, क्योंकि इसे अपने पापा की खुशी अजीज़ थी। उमैर बेटा तुमने क्या सोचा है? आपकी बार वो खुशी से उमैर की तरफ मतवज्जो हुई, जैसे इन्हें यकीन था कि उमैर कभी इनकार नहीं कर सकता। उमैर को समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। एक तरफ मोहब्बत थी तो दूसरी तरफ एक बाप की खुशी। बेटा खामोश क्यों हो? जिस समय मैं आपकी बेटी से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। वो इस वक्त जिस उम्मीद भरी नज़रों से इसकी तरफ देख रहे थे। उमैर ने पल भर में ही अपनी मोहब्बत को एक बाप की खुशी की खातिर कुर्बान करने का फैसला कर लिया था। हो सके तो रमना मुझे माफ़ करना, मैं एक बाप को इनकार नहीं कर सका। वो दिल ही दिल में से मुखातिब हुआ, इनको देखकर इनकार ही नहीं कर सका और ना चाहते हुए भी इस निकाह के लिए तैयार हो गया, क्योंकि इस वक्त सिर्फ इससे एक बाप नज़र आ रहा था। ठीक है बेटा, फिर तुम अभी निकाह का बंदोबस्त कर लो। वो इस बार खुशी से भरपूर लहजे में बोले थे। जी सर मैं अभी आता हूँ। और तानिया पर एक निगाह डालकर बाहर चला गया, जो सर झुकाए खामोशी से बैठी हुई थी। इमरजेंसी रूम से निकलकर पहले वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को इनके होश में आने की इतला दी। डॉक्टर साहब इन्हें फिर से देख लें। जी चलें, अब इनकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर उठते हुए इन्हें चेक करते हुए बोला। जी पहले से बेहतर लग रही हैं। इसने साथ चलते हुए डॉक्टर को कहा। डॉक्टर रूम में दाखिल हो गए। इसने बाहर बेंच पर बैठते हुए जेब में से सेल फोन निकाला और अपने दोस्त असद को कॉल मिलाने लगा।
आपके पापा पहले से बेहतर हैं। डॉक्टर इनका चेकअप करते हुए तानिया से बोले, लेकिन अभी इनको आराम की ज़रूरत है और इतनी बात करने की कोशिश ना कीजिएगा। डॉक्टर चंद और हदायतें मेडिसिन देकर चला गया। हेलो असद, इस वक्त कहाँ हो? घर पर ही हूँ। तुम मुझे परेशान लग रहे हो, क्या बात है? इसके लहजे से अंदाज़ा लगाते हुए फिक्रमंदी से पूछा, यार इस वक्त मैं तुझे कुछ नहीं बता सकता, बस तुम अभी जना हॉस्पिटल आ जाओ, एक निकाह ख्वान और चंद गवाह लेकर, बाकी बात तो आएगा तो बता दूंगा। चल तू परेशान ना हो, मैं बस अभी निकल रहा हूँ। इसने मज़ीद सवाल पूछने की वजह से तसल्ली दी। हाँ ठीक है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। बेटा कहाँ जा रहे हो? अभी तो ऑफिस से आए हो? नुसरत बेगम लॉन में बैठी हुई थी, अपने बेटे को पोर्च की तरफ जाते देखकर बोली, बस मम्मी एक काम से जा रहा हूँ, अभी कुछ देर तक आ जाऊँगा। वो कार का लॉक खोलते हुए बोला, ओके बेटा। असद ने आते ही चंद गवाहों की मौजूदगी में तानिया और उमैर का सादगी से निकाह हो गया। इस वक्त ज़हीर साहब की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। असद तो खुद हैरान था ये सब देखकर, क्योंकि वो जानता था कि उमैर और रमना एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी भी करना चाहते हैं। उमैर ने अभी इससे कोई तफसील नहीं बताई थी। उमैर बेटा, मैं जानता हूँ तुम मेरी बेटी को हमेशा खुश रखोगे। मेरे सब कुछ अब तुम्हारा और रमना का ही है। वो सर झुकाकर खामोशी से खड़ा था। ये वही सिर्फ जानता था कि इसके दिल पर क्या गुजरी थी। इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि इसके साथ यूँ अचानक ये सब कुछ भी हो सकता है। मेरा बिज़नेस ज़ीर इंडस्ट्रीज़ के अब तुम ही मालिक हो। मुझे उम्मीद है कि मेरे बाद तुम मेरी बेटी को बहुत खुश रखोगे। पापा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? प्लीज़ आप खामोश हो जाएं। डॉक्टर ने ज़्यादा बातें करने से आपको मना किया है। फिर से तानिया की आंखों में आंसू आ गए थे। तानिया बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। अब आप रेस्ट करें, इसने खलूस दिल से कहा। इस वक्त तानिया के लिए अपने पापा के पास बैठी हुई थी और मैं रात का खाना लेने के लिए बाहर गया हुआ था। अचानक ज़हीर हाशिम की तबीयत बिगड़ने लगी। मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो रही है, प्लीज़ नर्स जल्दी डॉक्टर को बुलाएं। इसने पास खड़ी नर्स से परेशानी से कहा, जो मेडिसिन देखने में मसरूफ़ था। प्लीज़ आप बाहर जाएँ। डॉक्टर मैं एमरजेंसी रूम में दाखिल होते हुए बोले। उमर खाना लेकर आया तो तानिया को एमरजेंसी रूम के बाहर खड़े रोते हुए देखकर वो खुद भी परेशान हो गया था। आपको क्या हुआ है? यहाँ खड़ी क्यों रो रही हैं? इसने करीब आते हुए फिक्रमंदी से पूछा। वो मेरे पापा की तबीयत फिर से ख़राब हो गई है, वो सिसकियाँ लेते हुए बोली। इसने हाथ में मुझे शॉपर बेंच पर रख दी। प्लीज़ आप यहाँ बैठें। इसको नरमी से कंधों से थाम कर चेयर पर बैठाया। प्लीज़ रोए नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखिए, इंशाल्लाह आपके पापा ठीक हो जाएंगे। वो इसे तसल्ली देने लगा। इस वक्त खुद भी बहुत परेशान था, लेकिन इसके सामने अपनी परेशानी ज़ाहिर नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद ही इमरजेंसी रूम से डॉक्टर बाहर आया। उमैर दौड़कर डॉक्टर के पास गया। अब इनकी तबीयत कैसी है? इसने परेशानी लहजे में दरियाफ्त किया। सॉरी उमैर साहब, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वो इसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले थे। साथ ही खड़ी तानिया तो ये खबर सुनते ही सदमे से बेहोश हो गई। इसने कॉल करके सारी तफसील बताकर ज़ैनब और माजी को भी ज़हीर हाशिम के घर बुला लिया था। ज़हीर हाशिम के इंतकाल को 3 दिन गुजर चुके थे। उमैर इस वक्त माजी की गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। माजी, ये मेरे साथ क्या हो गया है? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की इस तरह शामिल हो जाएगी कि मैं तो रमना से मोहब्बत करता हूँ। कभी मैंने तो किसी और के बारे में सोचा भी नहीं था। पता नहीं जब रमना को इस बात का पता चलेगा वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। इसने अफसुदा लहजे में कहा, बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारी तफसील इसे बताकर समझा देना। तुमने इसे कोई धोखा नहीं दिया है। वो इसके बालों पर उंगलियाँ चलाते हुए बोली। वो अपनी माँ की बात सुनकर खामोश हो गया था, क्योंकि वो इनको ये नहीं समझा सकता था कि मोहब्बत खो देना कितनी तकलीफदा बात होती है। बेटा आज अपने घर ना जाना, अब इस बच्ची को तुम्हारी ज़रूरत है। 3 दिन से अपने कमरे में बंद है, ना कुछ खाती ना पीती है। आज तो दोपहर को भी कुछ नहीं खाया है। तुम्हारे ज़हीर साहब इस बच्ची को अब तुम्हें सौंप गए हैं। अब हमारे सिवा इसका कोई भी नहीं है और अब वो तुम्हारी बीवी है। इसका ख्याल रखना तुम्हारा भी फ़र्ज़ है। वो इसे नरम लहजे में समझाती हुई बोली। जी माँ जी जानता हूँ। इसने एक गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। चलो आप मुँह हाथ धो लो और तानिया बेटी को भी लेकर आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। माँ जी आप आराम से सो जाए, मैं खुद खाना ले लूँगा। वो बेड से उठते हुए कहने लगा। वो दस्तक देकर कमरे में दाखिल हुआ तो गुप्त अंधेरा था। इसने अपने सेल फोन की टॉर्च ऑन की और स्विच बोर्ड ढूंढकर सब लाइट्स ऑन कर दी। कमरा अचानक से ही रोशन हो गया। इसने सामने बेड पर लेटे वजूद पे एक नज़र डाली। वो अपने बाजू को आंख पर रखकर लेटी हुई थी। जैसे ही इसकी रोशनी का सांस हुआ, इसने अपनी आंखें खोली। वो अपने सामने से देखकर सुर्ख होती आंखों से आंसू साफ करते हुए अपनी टांगें समेट कर बेड क्रों से टेक लगाकर उठ बैठी। सलाम करते हुए इसके सामने ही बेड पर बैठ गया। वो चाहते हुए अब ये भी नहीं कह सकती थी कि वो यहाँ क्यों आया है, क्योंकि वो अपने पापा की खुशी की खातिर इसकी बीवी बन चुकी थी और वो अब इसका शोहर था। वालेकुम अस्सलाम, वो नम लहजे में बोली। दोनों के दरमियान कुछ देर खामोशी रही, फिर मैंने भी इस खामोशी को तोड़ा। माँ जी कह रही थी,
माँ जी कह रही थी कि आप 3 दिनों से ठीक तरह से खाना नहीं खा रही और आज तो आपने लंच भी नहीं किया और डिनर भी नहीं कर रही हैं। चलें शाबाश, फ्रेश हो जाए, मैं खाना लेकर आता हूँ। आपकी वजह से मैंने भी अभी डिनर नहीं किया। वैसे देखते हुए नरम लहजे में बोला था, मुझे भूख नहीं। वो मध्यम लहजे में बोली, इंसान को हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए। अगर रोने से सब कुछ मिल जाता तो हर इंसान रोकर फिर सब कुछ हासिल कर लेता। सब इंसानों ने ही इस दुनिया को छोड़कर जाना है, किसी ने पहले तो किसी ने बाद में। ये दुख सुख तो ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। पता है आपके रोने से इनको तकलीफ़ हो रही होगी। आप जानती हैं आपके पापा हमेशा आपको खुश देखना चाहते थे। आप नमाज़ पढ़ें और इनके लिए कुरान पाक पढ़ें, आपको भी सुकून हासिल होगा। और नरम लहजे में इसे समझाने लगा, मैं खाना लेकर अभी आ रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आप इतनी देर में फ़्रेश हो जाएंगी। वो एक नज़र इस पर डालकर बेड से उठ खड़ा हुआ। कुछ इसकी बात ने इस पर असर कर ही दिया था, इसलिए वो फ्रेश होने के लिए उठ खड़ी हुई थी। लेकिन एक बार फिर इसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। इससे यकीन नहीं आ रहा था कि मामा की तरह पापा भी कभी यूं अचानक इसे इस दुनिया में किसी और के सारे छोड़ जाएंगे। वो फ्रेश होकर वॉशरूम से निकली तो इसकी नज़र उमैर पर पड़ी, जो खाना टेबल पर लगाकर सोफे पर बैठा इसका इंतजार कर रहा था। खड़ी क्यों है, आ जाए, इसे देखकर कहा। वो आस्तगी से कदम उठाती हुई इसके साथ ही सोफे पर बैठ गई। इसने अपने और इसके लिए प्लेट में सारा निकाला। चलें अब शुरू करें। इसके कहने पर इसने रोटी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। इसने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो इस लड़की ने खाना तो शुरू किया। चंद वाले खाने के बाद ही इसने बस कर दिया। आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? वो इसे यूं बैठे देखकर बोला, कुछ सर में दर्द है, मज़ीद नहीं खा सकती। अपने हाथों पर नज़र जमाए बोली, अच्छा चलें फिर मैं अभी दूध और पेन किलर मेडिसिन लेकर आता हूँ, आप जाकर लेट जाएं। इसे देखते हुए कहा, जी शुक्रिया, मेडिसिन रहने दें, आप ये तकलीफ़ ना उठाएं। इसने रुखे लहजे में कहते हुए साफ इनकार कर दिया, इसमें तकलीफ़ उठाने वाली क्या बात है? अब आप मेरी बीवी हैं, आपका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। वो खाने से हाथ रोकते हुए ज़िंदगी से बोला, क्योंकि इसने सोच लिया था कि जो होना था वो तो हो गया। वो अब इस लड़की को खुश रखने की पूरी कोशिश करेगा। वो इसे पेन किलर मेडिसिन देकर खुद भी बेड की दूसरी तरफ ज़रा फासले पर लेट गया। लेकिन इस वक्त दोनों की आंखों से नींद कोसों दूर थी। दोनों को बिछड़ने वालों का गम था। कुछ देर बाद मैर ने करवट बदली तो इसकी नज़र ताने पर पड़ी, जिसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। वो कुछ सोचते हुए इसके करीब हुआ। मुझे डर है कि इसी रफ्तार से आप आंसू बहाती रहीं तो आपको पानी की कमी हो जाएगी। वो उंगलियों की पुरों से इसके आंसू चेहरे से साफ करने लगा। इसे बुलाने के लिए श्री लहजे में बोला। वो अचानक इसे अपने इतने करीब देखकर घबरा गई। चलिए अब रोना बंद करें, रोने से और सर में दर्द होगा। वो इसकी पेशानी पर अपना सर्द हाथ रखते हुए नरमी से सर दबाने लगा। इसने नम आंखों से इसे देखते हुए खामोशी से आंखें मूंद ली। इस वक्त ज़ुबैर नियाज़ी और ज़ुबैदा बेगम डाइनिंग हॉल में नाश्ता करने में मसरूफ़ थे। रमना हर रोज़ की तरह अभी तक सोई हुई थी। न्यूज़पेपर पढ़ते ही बेसाख्ता ही ज़ुबैदा बेगम के लबों पर मुस्कुराहट छा गई। हूँ ज़हीर हाशिम के इंतकाल के बाद इनके दामाद उमैर आफ्ताब ने ज़हीर इंडस्ट्रीज़ का चार्ज संभाल लिया है। चलो अच्छा है, मेरे कुछ करने से पहले खुद ही रमना को छोड़ गया। अब रमना को इसका असल चेहरा दिखाऊंगी। वो दिल ही दिल में खुश हो रही थी। भाई क्या बात है, किसी बात पर मुस्कुरा रही हैं? ज़ुबैर नियाज़ी ने इनको मुस्कुराते हुए देखकर सवाल किया। कुछ नहीं, वैसे आपने आज की न्यूज़पेपर देखी है? नहीं भाई, क्यों, कोई ख़ास खबर है? हाँ खबर तो ख़ास है, आपके मुस्तकबिल के दामाद शादी करके ज़ही इंडस्ट्री के मालिक बन गए हैं। वो तंज़िया लहजे में बोली। क्या वो खुद भी ये खबर सुनकर हैरान रह गए थे? ये तो वो जानते थे कि ज़हीर हाशिम की डेथ हो गई, लेकिन इस बात की तो इनको भी तवक्को नहीं थी। मैंने आपको कहा था ना कि वो सिर्फ दौलत की खातिर रमना से शादी करना चाहता था। हमसे ज़्यादा दौलत इसे ज़हीर हाशिम की बेटी से शादी करके मिल रही थी, तो इसने रमना के बारे में सोचा ही नहीं, बल्कि शादी करके ज़हीर इंडस्ट्री का मालिक बन बैठा है। मुझे नहीं लगता कि इसने दौलत की खातिर शादी की होगी, क्योंकि मैं मिल चुका हूँ इसे। वो मुझे ऐसा लड़का नहीं लगा है। अब की बार आम से लहजे में बोलेगी, लेकिन दिल में इन्हें अपनी बेटी की भी फिक्र हुई। आप कभी मेरी बात पर यकीन ना कीजिएगा। वो गुस्से से इन्हें देखकर बोली, फिर बात करते हैं इस बारे में, अभी ऑफिस से लेट हो रहा हूँ। वो अपना कोट पहनते हुए बेनियाजी से बोले थे। असद और उमैर रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। असद, यार मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं यार। अब रमना को मैं कैसे समझाऊंगा? जिस दिन से मेरा निकाह हुआ है मैंने तो सेल भी ऑफ कर रखा है। मैं जानता हूँ वो कॉल करती रही होगी, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है मैं इससे बात कर सकूँ। मुझे खुद नहीं पता है मैं इसके बगैर कैसे रहूँगा। इसने परेशानी से कहा, यार तू टेंशन ना ले, इससे बात करके समझा देना कि तू मजबूर था, तूने कुछ गलत नहीं किया। तेरी जगह मैं भी होता तो यही करता। वक्त के साथ मोहब्बत को भूलने की कोशिश करना, मैं जानता हूँ ये मुश्किल है, लेकिन तेरे पास अब कोई रास्ता भी नहीं है। और अब तानिया भाभी को खुश रखने की कोशिश करना, कभी अकेला ना छोड़ना, क्योंकि वो पहले भी अपने माँ बाप को खोकर टूट चुकी है इस दुनिया में। अब इसे तेरी ज़रूरत है। वो इससे नरम लहजे में समझाते हुए बोला, यार ये तो मैंने खुद भी सोचा है, मैं इससे खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। इसने एक गहरा सांस लेते हुए कहा, यार रमना भी
ये खबर तो अब न्यूज़पेपर में पढ़ चुकी होगी कि मैं ज़हीर इंडस्ट्री का मालिक हूँ। वो तो समझ रही होगी कि मैंने दौलत की वजह से शादी की है। और वो फिर से रमना के बारे में सोचते हुए बोला, हालांकि यार ये सब कुछ तानिया का है, मैं तो ऑफिस संभाल रहा हूँ ना, मुझे इस दौलत की ज़रूरत है। मेरे यार ऐसे तो परेशान ही रहेगा। मेरी मान तू सेल फ़ोन ऑन कर दे, बस एक बार मिल बैठकर इससे बात कर ले। अगर वो तुझसे सच्ची मोहब्बत करती है तो तुझे समझ जाएगी। वो कॉफ़ी का खाली कप टेबल पर रखते हुए से मशा देने लगा। हाँ सर यार, तेरी बात भी ठीक है, अब करता हूँ कुछ, चलो चलते हैं, 11 बजने वाले हैं, मेरी मीटिंग है। वो सेल फोन पर टाइम देखता हुआ बोला, हाँ यार मैं भी ऑफिस चलता हूँ, सुबह कुछ देर गया था, अब मुझे ही ऑफिस को देखना है। ज़ुबैदा बेगम इस वक्त लॉन्च में बैठी मॉर्निंग शो देखने में मसरूफ़ थी। फ्रेश और ऑरेंज जूस का ग्लास इनके हाथ में था। मामा आप बताएं, आप मुझसे क्या बात करना चाह रही थी? रमना नाश्ता करके लॉन्च में इनके बराबर सोफे बैठ गई। हाँ ये आज का न्यूज़पेपर देखो। ज़ुबैदा बेगम ने न्यूज़पेपर इसकी तरफ बढ़ाया। मामा आज न्यूज़पेपर में ऐसी क्या खास खबर है? वो न्यूज़पेपर थाम कर बोली, भाई न्यूज़पेपर तो पढ़ो, पता चल जाएगा। इनके चेहरे पर इस वक्त एक जीत की खुशी सी थी। रमना तो न्यूज़पेपर पर उमैर के बारे में खबर पढ़ते ही शॉक्ड रह गई थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि उमैर ने शादी कर ली और ज़हीर इंडस्ट्री का मालिक बन बैठा है। अब मेरी बात पर यकीन आया, यही वही उमैर है जिसके बारे में तुम कहती थी कि वो सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत करता है, दौलत से नहीं। देखो दौलत की खातिर इसने ज़हीर हाशिम के इंतकाल के बाद इसकी बेटी से शादी कर ली। वो इसके चेहरे के बदलते तासरात देखते हुए तंज़ीह लहजे में बोली, मामा ये खबर झूठी भी हो सकती है। उमैर को मैं कई सालों से जानती हूँ, वो कभी मुझे धोखा नहीं दे सकता, वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। वो अपने दिल को तसल्ली देती हुई बोली थी, क्योंकि इसे यकीन नहीं आ रहा था कि उमैर ऐसा भी कर सकता है। रमना बेटी खुद को झूठी तसल्ली ना दो, ये खबर झूठी नहीं है। तुम्हें यकीन नहीं आता तो खुद कॉल करके उमैर से पूछ लो। मैं अभी कॉल करके पूछती हूँ। वो वहाँ से उठकर अपने रूम की तरफ बढ़ गई। और मैं इस वक्त ऑफिस में बैठा हुआ मैनेजर से बात कर रहा था। सर इस फाइल को आप एक बार देख लीजिएगा। मैनेजर ने इसके सामने फाइल रखी। ठीक है मैं देख लूँगा। मैंने इस बात में सर हिलाया। ओके सर अब मैं जाऊँ? इसमें मैनेजर की तरफ इजाज़त नज़रों से देखते हुए पूछा। जी बिल्कुल। इसके जाते ही सेलफोन ऑन करके टेबल पर रखते हुए इसने अपना सर चेयर के पुश से टका कर आंखें मूंद ली। कुछ देर बाद ही मुसलसल बजने वाले सेलफोन ने इसे अपनी तरफ मतवज्जो किया। इसने सेलफोन पर एक नज़र डालकर स्क्रीन पर रमना का नंबर जगमगा रहा था। रमना का नंबर देखकर सेलफोन को नज़रअंदाज करते हुए उसने फिर से आंखें मूंद ली थी। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे रमना से बात करे। मुसलसल बजने वाला सेलफोन अब खामोश हो चुका था, लेकिन कुछ देर बाद इसने खुद सोचते हुए सेलफोन उठाया और उसकी उंगली तेज़ी से रमना का नंबर डायल करने लगी थी, क्योंकि इसने सोच लिया था कि इसका सामना कभी तो करना है, क्यों ना आज ही बात कर ली जाए। रमना इस वक्त बेड पर लेटी हुई उमैर के बारे में सोच रही थी कि कुछ दिनों से इसका सेलफोन ऑफ जा रहा था और आज ऑन था, तो इसने कॉल ही पिक नहीं की। इसे ऐसा लग रहा था कि वो इसे नज़रअंदाज कर रहा था। साथ इस वक्त दिल में एक डर सा भी था कि कहीं ये बात सच ना हो। इसने जैसे ही सेलफोन पर उमैर का नंबर देखा तो जल्दी से कॉल पिक की। हेलो उमैर, तुम कहाँ थे? कुछ दिनों से तुम्हारा फोन ऑफ जा रहा था और आज ऑन था, तो तुम कॉल पिक नहीं कर रहे थे। वो कॉल अटेंड करते ही बेचैनी से बोली थी, हाँ कुछ बिजी था। वो मदम लहजे में बोला, क्या तुम अभी मुझसे मिल सकती हो? उमैर पहले तुम मेरी बात का जवाब दो, तुमने शादी कर ली है क्या? हम मिल सकते हैं? वो इसकी बात नज़रअंदाज करते हुए बोला था, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उमैर वो अफसुदा से लहजे में बोली थी, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ इसी रेस्टोरेंट में जहाँ हम पहले मिलते हैं, तुम्हें सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसने फिर से इसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहा, ठीक है मैं आ रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ रमना? ज़ुबैदा बेगम अभी भी लॉन्च में बैठी हुई थी। रमना के हाथ में गाड़ी की चाबी देकर सवाल किया। उमैर से मिलने वो बगैर रुके जवाब देते हुए वहाँ से चली गई। रमना जैसे रेस्टोरेंट में दाखिल हुई, इसकी नज़र सामने ही एक टेबल पर पड़ी, जहाँ उमैर ब्लैक पैंट और ब्लू शर्ट में मलबूस शेप बड़ी हुई चेहरे पर छाई संजीदगी हाथ में थामे सेलफोन पर नज़र जमाए बैठा था। इसके करीब पहुँचते हुए वो चेयर खींच कर इसके सामने बैठ गई। उमैर ने सेलफोन से नज़र हटा कर इसे देखा, जो इस वक्त सादा से सूट में मलबूस थी। इसके चेहरे पर संजीदगी सी थी। कैसी हो रमना? वो इसके देखते हुए बोला, ठीक हूँ, तुम बताओ? मैं तुम्हारे सामने हूँ जैसा भी हूँ। इसने मुस्कुराने की एक नाकाम कोशिश की थी। मैं तुम मुझे ये बताओ, अब पहले क्या न्यूज़पेपर वाली बात सच है? वो इसकी आंखों में देखते हुए संजीदगी से पूछने लगी। हाँ आधी सच है। इसने शिक्सत खुर्द और लहजे में एतराफ़ किया। क्या बता सकते हो कि क्या सच है? वो इसकी आंखों में झांक कर बोली, ये सच है, मेरा निकाह मेरे बॉस की बेटी से हो चुका है। इसके सामने बामुश्किल बोल पाया था। इससे अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आते ही मालूम हुई थी। क्या वो शॉक्ड रहेगी? इससे इस बात की तवक्को नहीं थी। इससे उमैर पर यकीन था। उमैर ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे कैसे धोखा दे सकते हो? जब मामा ने ये बात की मुझे यकीन ही है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे साथ कभी ऐसा करोगे। वो अफसुदा से लहजे में बोली थी, रमना मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें धोखा देने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। मेरी बात का यकीन करो। इसने रमना को समझाने की एक नाकाम सी कोशिश की। उमैर ये सब कुछ तुमने दौलत की खातिर किया है ना? तुम मुझे बोलते उमैर, अगर तुम्हें दौलत की ज़रूरत थी तो
ज़रूरत थी वो इस बार गुस्से से चलाई थी। तुमने मुझसे मोहब्बत की ही नहीं थी। अगर मोहब्बत करते तो दौलत की खातिर कभी अपने बॉस की बेटी से निकाह ना करते। तुम बेवफा हो। मेरा आफ्ताब मामा ठीक कहती हैं, ये मिडिल घराने के लड़के ऐसे ही अमीर लड़कियों को बेवकूफ़ बनाते हैं। वो रो देने को थी। गुस्से में जो कुछ इसके मुंह में आ रहा था वो बोलती जा रही थी। इसके चेहरे पर एक तकलीफ के आसार थे। वो सोच भी नहीं सकता था कि रमना कभी इसके बारे में ऐसा सोच सकती है। इसने रमना की बात सुनकर अफसोस हुआ। बस खामोश हो जा रमना, इसका मतलब तुम्हें कभी मेरी मोहब्बत पर यकीन था ही नहीं। मैंने कोई धोखा नहीं दिया, ना बेवफा हूँ। मेरे पास कोई दौलत नहीं है और ना ही मुझे कभी इस दौलत की चाह थी। ये सब कुछ मेरे बॉस की बेटी का है। मैं सिर्फ इनका ऑफिस संभाल रहा हूँ क्योंकि इनकी बेटी ये सब कुछ नहीं कर सकती। वो इसे वजाहत देने लगा, जब निकाह कर लिया है, अब जो कुछ इसकी बेटी का है जाहिर है वो सब तुम्हारा है। क्यों? वो अब तुम्हारी बीवी है। क्यों क्या उमर तुम मेरे साथ बता क्यों किया तो उमर तुमने मेरे साथ बताओ। वो रंधे हुए लहजे में बोली, मैं मजबूर था रमना। मेरे बॉस मुझे हमेशा अपना बेटा समझते थे। जिस दिन इनकी तबीयत ख़राब हुई मैं इनके साथ ही हॉस्पिटल था, मैं इनके पास ही रहा। जब इनकी तबीयत कुछ संभली तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी बेटे से निकाह करोगे। मैं नहीं करना चाहता था और ना ही इनकी बेटी, लेकिन जिस उम्मीद भरी नज़रों से वो मेरी तरफ देख रहे थे मैं एक बाप को इनकार नहीं कर सकता था। इनकी बेटी ने भी ये निकाह इनकी खुशी की खातिर किया है। वो इसे तफसील बताने लगा, बताओ रमना इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे लिए तो आज भी तुम्हारे बगैर रहना मुश्किल है, लेकिन कभी ज़िंदगी में ना चाहते हुए भी कुछ फैसले करने पड़ते हैं और कभी ना चाहते हुए भी अपनी खुशी किसी दूसरी की खुशी की खातिर कुर्बान करनी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कोई धोखा दिया है। और वो नरम लहजे में इसे समझाने लगा, हूँ तो तुम कहते हो कि तुम मुझसे मोहब्बत है तो ठीक है, मुझे सबूत चाहिए, तुम मुझसे शादी करोगे? उस पार लहजे में बोली, ठीक है, अगर तुम्हें सबूत चाहिए, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मैं तैयार हूँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। वो कुछ देर बाद सोचते हुए कहने लगा, इसके लिए तुम्हें अपनी बॉस की बेटी को तलाक देनी होगी। वो लापरवाही से बोली थी, ये तुम क्या कह रही हो? वो इसकी बात सुनकर हैरान रह गया। मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये निकाह मैंने इसलिए नहीं किया था कि इसके बाप के इंतकाल के बाद से तलाक दे दूँ। अब जब इसे मेरी ज़रूरत है अकेला छोड़ दूँ इसका, अब मेरे सिवा कोई नहीं है। इसके पास दो ही रिश्ते माँ और बाप के नाम पर थे, वो दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे। मैं ही अब वाहिद सहारा हूँ। तुम नहीं जानती वो लड़की अपने पापा की डेथ पर अंदर से कितनी टूट चुकी है। तुम्हें इसका ख्याल है, मेरा नहीं। जिसका दिल तुमने तोड़ा है। तुम नहीं जानते अपनी मोहब्बत को किसी और का होते देखना कितना तकलीफदा होता है। वो इस बार नरम लहजे में अफसोस से बोली थी, मेरा यकीन करो, मेरे दिल में जो तुम्हारा मुकाम है वो किसी और का नहीं हो सकता, लेकिन जो तुम कह रही हो मुझे किसी सूरत ये सब कबूल नहीं है। प्लीज़ रमना, मुझे समझने की कोशिश करो। इसने मिन्नत भरे लहजे में कहा, हम मिल नहीं सके तो क्या हुआ? अच्छे दोस्त तो हमेशा ही रहेंगे। तुम्हारे पास तो बहुत से रिश्ते हैं लेकिन इस लड़की का कोई नहीं है। ठीक है मैं तुम इसके साथ हमेशा रहो, मैं जा रही हूँ, मुझे तुमसे नफरत है, समझे? तुम आज के बाद मुझे से बात करने की कोशिश भी मत करना। वो गुस्से से उठ खड़ी हुई और तेज़ी से चली गई। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसकी आंखों में आंसू देखकर इसे बहुत दुख हुआ। वो इसे बस देखता रह गया क्योंकि वो ना चाहते हुए भी इसे नहीं रोक सकता था, क्योंकि जो वो कह रही थी वो किसी सूरत वो सब नहीं कर सकता था। ज़ुबैदा बेगम इस वक्त अपने रूम में ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपने बाल संवारने में मसरूफ़ थी कि रमना तेज़ी से रूम में दाखिल हुई थी। मामा, मेरी शादी आप जिससे भी करना चाहती हैं, मुझे आप कोई इतराज़ नहीं है। वो जिस तेज़ी से रूम में दाखिल हुई थी इसी तेज़ी से बात मुकम्मल करते हुए चली गई। वो तो ये बात सुनते ही हैरान रह गई कि इनको रमना से इस बात की तवक्को नहीं थी। अपने रूम में आते ही बेड पर ढहसी गई। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्यों किया मैं तुमने मेरे साथ? तुम जानते थे मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। क्यों मेरा दिल तोड़ा? अब मैं भी तुम्हें शादी करके दिखाऊंगी कि अपनी मोहब्बत को किसी और का होते देखना कितना तकलीफदा होता है। तुम्हें अब मेरी शादी पर ज़रूर आना होगा। वो अपने आंसू साफ करते खुद कलामी करने लगी। रात के 10 बज रहे थे। लॉन्च में इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। मुकम्मल खामोशी थी। उमैर आंखें मूंदे सोफे की पुष्ट से सर टका कर बैठा हुआ था। कुछ देर बाद इसे लॉन्च में किसी और की कदमों की चाप सुनाई दी। इसने बेसाख्ता बंद आंखें खोली। इसके सामने ही तानिया खड़ी हुई थी। इसने गौर से इसे देखा, जो इस वक्त पिंक रंग के सादा सैलोन के सूट में मलबूस थी। वो इससे पहले से बेहतर लग रही थी। शायद इसने हकीकत को तस्लीम कर लिया था। वो मध्यम लहजे में सलाम करके बोली, वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी ठीक। वो मैं पूछना चाह रही थी कि खाना लगा दूं। वो तेज़ी से वो बात बोली थी जिसके लिए वो लॉन्च में आई थी। नहीं, मुझे आज कुछ खास भूख नहीं। आपने डिनर कर लिया? वो इससे नरम लहजे में पूछने लगा, जी मैंने ज़ैनब और माजी के साथ कर लिया था। चलें, अच्छी बात है। मेरे लिए एक कप चाय कमरे में लेकर आ जाएं। वो अपना सेल फ़ोन उठाते हुए वहाँ से उठ खड़ा हुआ।
वो उमैर की पुश्त पर एक नज़र डालते हुए जो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए रूम की तरफ जा रहा था, किचन की तरफ बढ़ गई। उमैर फ्रेश होकर शलवार कमीज सूट में मलबूस सोफे पर बैठा टीवी देखने से ज़्यादा रिमोट से चैनल तब्दील करने में मसरूफ़ था। अभी भी वो रमना के बारे में सोच रहा था। कुछ देर बाद ही तानिया इसके लिए चाय लेकर रूम में दाखिल हुई। उसके सामने चाय का कप रखते हुए खामोशी से जाने लगी थी कि इसे उमैर की आवाज़ सुनाई दी। सुने। उमैर इसे वहाँ से जाते देखकर बोला था। जी। इसकी जानिब रुख करते हुए बोली, बैठे, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इस पर नजर जमाए कहा। इसकी बात सुनते ही खामोशी से सामने ही सोफे पर बैठ गई। जहाँ तक मैं जानता हूँ आप यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं। वो चाय का कप उठाते हुए बात शुरू करने लगा। जी, लेकिन मैं रिज़ाइन देने के बारे में सोच रही हूँ। वो अपना झुका सर उठा कर इसे देखते हुए बोली, जो अब इसकी तरफ मतवज्जो था। क्या आपसे पूछ सकता हूँ क्यों? इसने सवाल नज़रों से देते हुए कहा, जी पता नहीं, पापा की डेथ के बाद मेरा किसी काम में दिल ही नहीं लगता। इनके बारे में सोचते हुए इसकी आंखों में नमी सी आ गई थी। प्लीज़ आप रोए नहीं। वो इसकी आंखों में नमी देकर बोला था, आपके रोने से सिर्फ इनको तकलीफ़ ही हो रही होगी। क्या आप चाहेंगी कि इनको तकलीफ़ हो? इसे नरमी से समझाने लगा। इसकी बात सुनते ही इसने खामोशी से गाल तक आते आंसू का उंगलियों की पूरों से साफ किया। गुड गर्ल। इस बार मुस्कुराकर कहा, अगर आप रिज़ाइन ना दें तो यूनिवर्सिटी में आपका दिल लगा रहता। यहाँ तो आपके चेहरे पर हर वक्त उदासी सी रहती। इसके चेहरे पर छाई उदासी को देखकर बोला, जी लेकिन अब मज़ीद जॉब करने का मेरा इरादा नहीं। वो मध्यम से लहजे में इतना कह सकी थी। वो इसे ये नहीं समझा सकती थी कि वो जहाँ भी चली जाए इसका दिल पापा के बगैर अब यूँ ही उदास रहेगा। कुछ देर यूँ ही दोनों के दरमियान खामोशी रही। मैं कुछ बेदिली से न्यूज़ सुनने के साथ साथ चाय की चिस्कियाँ ले रहा था। आप भी मुझे आज परेशान उदास से लग रहे हैं। आखिर इसने ही इस खामोशी को तोड़ा। और मेरे कुछ दिनों से जिस अपनाइयत से इसका ख्याल रख रहा था, वो इसका उदास चेहरा देखकर खुद को ये कहने से रोक नहीं पाई थी हूँ। वो इसकी बात सुनकर चूक गया था। इससे उम्मीद नहीं थी कि उसका चेहरा पढ़ पाएगी। सॉरी अगर आपको मेरी बात बुरी लगी। वो इसे खामोशी से अपनी तरफ मतवज्जो देकर बोली, नहीं ये कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे बुरी लगी। वो उदासी से मुस्कुराहट लबों पर सजाए बोला, वैसे आपकी बात ठीक है, मैं आज उदासी हूँ। उसने रिमोट से टीवी ऑफ कर दिया। क्योंकि आज मैंने अपनी मोहब्बत को खो दिया है। वो अब पूरी तरह इसकी तरफ मतवज्जो हुआ। आप भी जानती हैं किसी अपने को खो देना कितना तकलीफ़देह होता है। रमना नाम है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। हम काफ़ी अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। मेरी पहली मुलाकात इससे यूनिवर्सिटी में ही हुई थी। हमारा यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों पर मुश्तमिल ग्रुप था जिसमें 2 लड़कियां 4 लड़के शामिल थे और वो भी इस ग्रुप में शामिल थी। कब हम अच्छे दोस्त बन गए और कब हम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे, वक़्त का पता ही नहीं चला। यूं ही गुजरता चला गया। वो खामोशी से इसकी बातें सुन रही थी और ऐसे अफसोस हो रहा था कि ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। हम 1 साल तक शादी करने वाले थे क्योंकि अभी मेरा कैरियर शुरू हुआ था। मैं इतनी जल्दी शादी के हक़ में नहीं था। इसने मेरे सिलसिले में अपने पापा से बात की तो उसके पापा मान गए। मैं इनसे मिला भी था। हालांकि इस शादी पर इनकी मामा को इतराज़ था क्योंकि इसकी मामा का ख्याल है कि मिडिल क्लास घराने के लड़के सिर्फ दौलत की खातिर अमीर लड़कियों से शादी करते हैं। लेकिन वो इनके एतराज़ को खातर में ना लाते हुए मुझसे शादी के लिए तैयार थी। लेकिन शायद मेरे अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। आपके पापा ने जब मुझसे आपसे निकाह करने के लिए बोला तो चाहते हुए भी मैं इनको इनकार नहीं कर सका क्योंकि वो जिस उम्मीद भरी नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे, मैं इनकार ही नहीं कर सकता था। आज जब इससे मेरी शादी के बारे में पता चला तो वो मुझसे नफ़रत करने लगी है और इसका ख्याल भी यही है कि मैंने सब कुछ दौलत की खातिर किया है। वो पूरी तफसील बताने लगा। बस इस बात का मुझे दुख है, इसने मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की है। अब की बार कदर अफसुदगी से कहा, यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं ना होती तो शायद ये सब कुछ यूँ नहीं होता। वो नज़रें झुकाकर बात करते हुए शर्मिंदा से लहजे में बोली, नहीं ये सब कुछ आपकी वजह से नहीं हुआ। इस समय आप भी बेबस थी। इसे नफ़ी में सर हिलाया। शायद मेरे लिए ये एक आजमाइश है। ये सारी बातें बताने का मेरा मकसद यही था कि मुझे कुछ वक्त लगेगा इस रिश्ते को कबूल करने में और रमना को भूलना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको भूल जाऊं। आप मेरी बातों से ये ना समझिएगा कि मेरे दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि मेरे दिल में इसके लिए ख़ास मुकाम है और आपके लिए भी एक ख़ास मुकाम है। और ये क्या पता वक़्त के साथ साथ मैं आपसे भी इतनी मोहब्बत करने लगूँ जितनी रमना से करता हूँ, क्योंकि निकाह ऐसा बंधन होता है कि एक दूसरे के लिए दिलों में मोहब्बत खुद ही पैदा हो जाती है। वो नरम लहजे में इसे देखते हुए कहने लगा। इसने सर उठा कर इसे देखा। इस वक्त इसे वो एक मासूम सा इंसान लग रहा था जो किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता। शाम के 5 बज रहे थे। बारिश के बाद हर चीज़ निखर सी गई थी। अभी भी आसमान पर बादल मौजूद थे। ठंडी हवा चल रही थी। शहरोज़ इस वक्त वाइट कॉटन के शलवार कमीज सूट में मलबूस टेरेस पर बैठा चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। फिर कुछ सोचते हुए सेलफोन उठाकर रमना का नंबर डायल करने लगा। कुछ देर बाद रमना ने कॉल अटेंड कर ली। हेलो रमना, कैसी और कहाँ थी? मैं कब से कॉल कर रहा था, इसने बेताबी से पूछा। सॉरी वॉशरूम में थी।
मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी आवाज़ से नहीं लग रहा कि ठीक हो। इसकी आवाज़ रो रो कर भारी हो रही थी, जिसे सुनकर इसे लगा नहीं ऐसी बात नहीं है, बस ज़ुकाम लगा हुआ है शायद इसलिए आवाज़ ऐसी हो रही है। इसने शरोज़ को मुतमिन करने की कोशिश की थी, क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? क्योंकि रिश्ता तय होने के बाद इसकी खामोशी से लगा था कि शायद इससे शादी नहीं करना चाहती है। वो खामोशी को सोचने लगी, फिर बोला, हम बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं, अगर कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। वो नरम लहजे में बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो मध्यम लहजे में बोली। वो जानता था कि वो ऐसे कुछ नहीं बताने वाली। इसने मिलने का फ़ैसला किया, ठीक है फिर तैयार रहो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ प्लीज़ शरोज़। फिर किसी दिन इसने टालने की कोशिश की थी, बिल्कुल नहीं, 5 मिनट में आ रहा हूँ, आंटी से मैं खुद बात कर लूँगा, बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। ये कहते ही इसने कॉल ऑफ कर दी। वो जानती थी कि ना चाहते हुए भी इसे अब इसके साथ जाना होगा, इसलिए वो बेदिली से तैयार होने लगी। मेरा बैग आपने तैयार कर दिया है? इसने वॉशरूम से नहाकर निकलते हुए पूछा। इस वक्त टावल कंधे पर रखे, ट्राउज़र और बनियान में मलबूस था, गीले बाल इसके खूबसूरत पेशानी पर बिखरे हुए थे। जी तैयार है, वो अलमारी की तरफ बढ़ते हुए मसरूफ़ अंदाज में बोली। ये ले ड्रेस। वो ब्लैक 3 पीस सूट निकाल कर इसे इसी की तरफ बढ़ाते हुए बोली, मैं तो सोच रहा था जीन्स और कोई शर्ट ही ठीक थी। इसे 3 पीस सूट हाथ में लेते हुए कहा, चले मैं फिर वो निकाल देती हूँ। उसने लबों पर मुस्कुराहट सजाई, इसके हाथ से ड्रेस लेना चाहा। नहीं रहने दीजिए, आज हम आपकी पसंद का ड्रेस पहन लेते हैं, आपने वैसे भी कभी कोई फरमाइश नहीं की। इसे देखकर मुस्कुराकर कहा, आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मेरी फरमाइश करने से पहले ही पूरी कर देते हैं, फिर मुझे समझ ही नहीं आती क्या फरमाइश करूँ। वो मासूमियत से बोली। इसने बेसख्ता कहकर लगाया, मुझे भी तो पता चले कौन सी फरमाइशें हैं मैंने आपकी पूरी की। वो अब दोनों हाथ सीने पर बांध कर दिलचस्पी से पूछने लगा, कुछ दिन पहले मेरा आइसक्रीम खाने को दिल कर रहा था, तो इस दिन आप खुद ही मुझे और जैनब को आइसक्रीम पार्लर ले गए। फिर इसके बाद आप मेरे साथ रात को वॉक पर गए, और कुछ दिनों से मैं शॉपिंग के बारे में सोच रही थी, कल शाम को आप खुद ही शॉपिंग पर ले गए। वो इससे देखते हुए बोली। वो जो गौर से इसकी बातें सुन रहा था, फिर से इसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। आपकी फरमाइशें भी आपकी तरह मासूम सी हैं, आज आप मेरी एक फरमाइश पूरी कर दें। जी बोले। इसकी शौक आंखों में झांका कहा, मेरे साथ चलेंगी कराची? आप शायद भूल रहे हैं, आप बिजनेस के सिलसिले में जा रहे हैं। इसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली थी, मैं सोच रहा था कि गरीब बंदा हुआ एक ही चक्कर में हनीमून पर भी चले जाते हैं और बिजनेस भी देख लेंगे। वो इस बात शरारती लहजे में बोला, नहीं आप बिजनेस पर अभी तवज्जो दें तो बेहतर है। वो मुस्कुराहट जब्त करते हुए बोली, हनीमून पर हम फिर कभी चलेंगे, अब आप जाएं, तैयार हो जाएं, आपकी फ़्लाइट का वक्त होने वाला है। इसने वक्त का एहसास दिलाया। ओके, जो हुक्म आपका। इसने सर कम करके शौकी से कहा, हमेशा ऐसे मुस्कुराती रहा करें, आपके इस खूबसूरत चेहरे पर मुस्कुराहट अच्छी लगती है। इसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखकर कहा और ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया। इस अंदाज से आज जो मैरी इससे बात कर रहा था, इससे बहुत खुशी हुई। इसके जाने के बाद इसकी बातों के बारे में सोचकर मुस्कुराते हुए बेड से चीज़ें समेट रही थी। रमना और शहरोज़ इस वक्त रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। अब मुझे बताओ क्या बात है जिस की वजह से तुम रोती रही हो? इसे देखकर संजीदगी से पूछा शहरोज़। मैंने कहा ना कि ऐसी कोई बात नहीं। इसकी बात झुठलाने की कोशिश की। तुम जितनी भी छुपाने की कोशिश करो, लेकिन तुम्हारी आंखें सब कुछ जाहिर कर रही हैं। इसकी आंखों में झांक कहा, अच्छा ये बताओ क्या तुम मेरे साथ शादी नहीं करना चाहती हो? इसने सवाल किया। ऐसी बात नहीं है, मैंने अपनी खुशी से ही हामी भरी। अपनी कलाई में मौजूद ब्रेसलेट को घुमाती हुई संजीदगी से बोली, फिर इतनी खामोशी सी और उदासी सी क्यों? वो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम खुश हो। देखो कोई बात है तो तुम्हें मुझसे शेयर कर सकती हो। हम इस रिश्ते से पहले अच्छे दोस्त हैं, इसने अपनाई से कहा। इस वक्त वो चाहता था कि इसके दिल में जो कुछ चल रहा है वो शेयर कर दे। रमना ने इसे देखते हुए सोच समझकर सच बताने का फैसला कर लिया। उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारने वाली थी। इसे अपने माजी की मोहब्बत से बेखबर नहीं रखना चाहती थी। वो ये भी जानती थी कि जब तक इससे बात पता नहीं चलेगी वो ऐसे ही सवाल करता रहेगा। मरीम के समझने पर और बहुत कुछ मरीम के समझाने पर बहुत सोचने के बाद इसे मैर की बात ठीक लगी थी कि कभी दूसरों के लिए अपनी खुशी कुर्बान करनी पड़ती है। वो इसे काफ़ी अरसे से जानती थी। वो मैर कभी इसके साथ गलत नहीं कर सकता। इसे अफसोस भी हो रहा था कि वो इस दिन गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। क्या सोचने लगी हो? शहरोज़ ने सोचों में गुम इसे देखकर सवाल किया। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। उसने सर उठाकर देखा। ये भी भला पूछने की बात है, मैं तो कब से यही इंतज़ार कर रहा हूँ। उसने मुस्कुराकर कहा, शरोज़ मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ, उसका नाम उमैर है। ये बात सुनकर हैरान रह गया। इसे हैरत से देखने लगा। ये बात इसने कभी शेयर नहीं की। हमने एक साथ यूनिवर्सिटी में स्टडी की और अब शादी भी करना चाहते थे, लेकिन इसने अपने बॉस के कहने पर इनकी बेटी से हॉस्पिटल में निकाह कर लिया। वही उमैर, आफ्ताब तो नहीं, ज़हीर इंडस्ट्री वाला।
इसकी बात गौर से सुनते हुए पूछा, वो भी न्यूज़पेपर में खबर पढ़ चुका था। हाँ, वो इसने इस बात में सलाह, यानी इसने तुम्हें धोखा दिया। इसने सवाल नज़रों से देखा। नहीं, पहले मैं भी यही समझती थी, लेकिन जब मैंने इसकी बातों पर गौर किया तो मुझे ठीक लगा। वो इस वक्त हॉस्पिटल में इनकार नहीं कर सकता था। वो अपने बॉस को अपने पापा की तरह समझता था। शायद वो कुछ देर जो हॉस्पिटल में जिंदा रहे सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र में। ने कहा कि कुछ घंटों बाद ही इनकी डेथ होगी, इसलिए मैं कुछ उदास थी। लेकिन इसमें उमैर को भूलने की कोशिश करूंगी। मुझे उम्मीद है कि इसमें तुम मेरा साथ दोगे। इससे देखते हुए पुरतमाल लहजे में बोली, बिल्कुल रमना, तुमने ठीक फैसला किया। ज़िंदगी एक शख्स के जाने से नहीं रुकती। खुशी और गम तो ज़िंदगी का हिस्सा है। रमना, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। सोचा था कि शादी की रात ही इंकशाफ करूँगा, लेकिन मेरे ख्याल में अब कर लेने में कोई हर्ज नहीं। इसने दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराकर कहा। वो इसके इंकशाफ पर हैरानगी से देख रही थी। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा, तुम्हें कभी उमैर की याद भी नहीं आएगी। इसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए मोहब्बत भरे लहजे में बोला। रमना ने इसकी से आंखों में देखा, जहां इससे सिर्फ प्यार ही प्यार नजर आया। घूरना तो बंद करो, नज़र लगानी है मेरे खूबसूरत चेहरे को। मेरी नज़र नहीं लगती, वो मुस्कुराते हुए बोली। इसके चेहरे पर छाई उदासी खत्म हो चुकी थी। शुक्र है तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई, इसने खुशी से कहा। चलो गोलगप्पे खाने चलते हैं। नहीं, आज आइसक्रीम खाते हैं। इसे नफ़ी में सह लाए। ये मेरे कान क्या सुन रहे हैं, ये तुम कह रही हो? उसने मसनूई हैरत से कहा। देखा, हाँ, वो इसे घूरते हुए बोली। ओके चलो फिर, आज पहले आइसक्रीम खाते हैं और फिर गोलगप्पे खाते हैं। ओके, लेकिन ये तुम खिला रहे हो, मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ, ये कंजूस लड़की अभी यही बोलने वाली है। वो हर बार की तरह इसे तंग करने से बाज नहीं आया। तानिया सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज इसे नींद नहीं आ रही थी। इसे आज उमैर के बगैर अपना कमरा खाली सा लगने लगा था। वो खुद अपनी इस कैफियत पे हैरान थी। इस उमैर की बातें याद आने लगी। वो अक्सर टीवी देखते हुए इसके साथ करता, लेकिन वो कॉल मिलाने की हिम्मत नहीं कर रही थी कि पता नहीं वो क्या सोचेगा। रात के 10 बज रहे थे। उमैर अपार्टमेंट का लॉक खोलकर रात के 10 बज रहे थे। मेरा अपार्टमेंट का लॉक खोल कर अंदर दाखिल हुआ। छोटे से लॉन्च में सोफे पर बैठते हुए इसने बेसाता तानिया याद आई। इसके लबों पर मुस्कुराहट छा गई। वो चाहिए रात को घर में जितनी भी लेट आता, तानिया लॉन्च में बैठी इसका इंतजार कर रही होती थी। अब तो डिनर भी इसके साथ ही करने लगी थी। मैंने सोफे पर दराज होते हुए तानिया का नंबर डायल किया। तानिया के हाथ में इस वक्त सेल फोन था। वो अभी सोच ही रही थी कि कॉल करूं या नहीं कि सेल फोन बजने लगा। इसमें मेरा कॉलिंग देखते हुए जल्दी से कॉल पिक की। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ने जिस तेज़ी से मेरी कॉल पिक की, लगता है कि आप मेरी ही कॉल का इंतज़ार कर रही थी। इसने श्री लहजे में कहा। जी वालेकुम अस्सलाम। वो मैं ठीक हूँ। इसकी बात सुनकर घबरा गई। आप बताएं। जी मैं भी ठीक हूँ। आप मेरे सामने इतनी नहीं घबराती मेरे ख्याल में जितनी है अब घबरा रही हैं। इसकी घबराहट महसूस करते हुए वो बोला, जी ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, फिर कैसी बात है? जी कुछ नहीं। इसकी बात पर ज़ेलब मुस्कुराई। अच्छा चलें, और सुनाएं, क्या कर रही थी? जी कुछ नहीं, बस सोने लगी थी। आप क्या कर रहे थे? वो मध्यम लहजे में बोली। मैं बस आपको याद कर रहा था, आपने तो मुझे याद नहीं किया। चलो एक कॉल ही कर लेती कि खैरियत से पहुंच गए हैं। इसने मसनूई खफा से लहजे में कहा। वो माँ जी को आपने कॉल की थी तो मुझे भी आपकी खैरियत मालूम हो गई थी। वो वजाहत देने लगी। इसकी बात सुनकर मेरे के लबों पर मुस्कुराहट छा गई। अच्छा जी। जी वो खामोश ही रही। से समझ नहीं आ रही थी कि क्या बात करे। बस इसका दिल कह रहा था कि वो बोलता रहे और वो सुनती रहे। आप तो खामोश हो गई हैं, कोई बात ही नहीं कर रही। जी ऐसी बात नहीं है, वो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बात करूं। मैं सुबह से बोली। अच्छा चलें फिर, ये बता डिनर हो गया? जी माँ जी और ज़ैनब के साथ कर लिया था। यानी आज आपने डिनर पर हमारा इंतज़ार ही नहीं किया। एक मैं हूँ जो यहाँ आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। वो मुस्कुराहट ज़ब्त करते हुए बोला, फिर आप भी कर लें डिनर। बस अब ये बात सुनकर भूख ही चली गई है कि आपने डिनर कर लिया है, वो भी मेरे बगैर। वो मसनूई नाराज़गी का इजहार करते हुए बोला, आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं? मैं इतनी दूर बैठकर इंतज़ार करती तो भूखी ही रह जाती। तो सुबह की फ़्लाइट से कराची आ जाए ना, फिर तो मेरा इंतज़ार कर सकती हैं। वो मज़ीद इसे तंग करने के मूड में था, क्योंकि वो कुछ देर और इससे बातें करना चाहता था। मैं अपने लाहौर में ठीक हूँ। मेरे ख्याल में आप डिनर कर लें, फिर आराम से सो जाएं। सुबह आपकी मीटिंग भी है। वो इसकी बात को नज़रअंदाज किए मुस्कुराते हुए बोली। वो इसके लहजे और बातों से जान गई थी कि वो इसे और तंग करने के मूड में है। आपके बगैर नींद नहीं आएगी, क्या करूँ? फिर भी सो जाएं। वो मुस्कुराकर बोली। ओके, आप कह रही हैं तो सो जाता हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोला, चलें, अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट। जी गुड नाइट। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। शरोज़ इस वक्त ब्लैक जीन्स और वाइट टी शर्ट में मलबूस लॉन्च में बैठा टीवी देख रहा था। बेटा तुम तो तैयार होना,
जी मामा मैं बस आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। जी बेटा मैं भी बस तैयार हूँ, चलो फिर। जी मामा मैं सोच रहा था कि शॉपिंग तो रमना की भी करनी है, क्यों ना इसे भी साथ ले जाएं। इसने शाज़िया बेगम को देखकर कहा, हाँ ये बात भी तुमने ठीक कह रहे हो, मैं अभी ज़ुबैदा को कॉल करती हूँ कि रमना से कह दे कि शॉपिंग के लिए हम इसे लेने आ रहे हैं। जी मामा हेलो ज़ुबैदा कैसी हैं? जी ठीक हूँ, आप बताइए? इसने खुश दिली से पूछा। जी अल्लाह का शुक्र है, वो मैंने ये कहने के लिए कॉल की थी कि शहरोज़ और मैं शादी की शॉपिंग करने जा रहे थे। मैं सोच रही थी कि रमना भी साथ आ जाए तो अच्छी बात है, वो अपनी पसंद की शॉपिंग कर लेगी। जी ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्ज़ी। मैं फिर रमना को कहती हूँ वो तैयार हो जाएगी। जी ठीक है, बस फिर हम आ रहे हैं। चलो शरोज़ बेटा, वो कॉल ऑफ करती हुई बोली थी। आंटी क्या बोल रही थी? इसने टेबल से सेल फ़ोन और गाड़ी की चाबी उठाते हुए पूछा। वो कह रही थी कि ठीक है। तानिया के इसरार पर सभी ज़हीर हाशिम के घर रहने लगे थे, क्योंकि तानिया का कहना था कि ये घर भी इनका है। माँ जी इस वक्त कमरे में आराम कर रही थी। लॉन्च में तानिया बैठी टीवी देख रही थी। इसके बराबर बैठी ज़ैनब स्कूल के बच्चों के पेपर्स चेक कर रही थी। भाभी आप मुझे उदास लग रही हैं, लगता है आज आपको भाई याद आ रहे हैं, वो शीर लहजे में बोली। इसके लबों पर मुस्कुराहट छा गई। नहीं ऐसी बात नहीं है, इनसे तो रोज़ ही बात होती है। अच्छा भाभी उदास क्यों है फिर? बस वैसे ही, कभी कभी पापा की याद शिद्दत से आने लगती है। तानिया अफसुदा से लहजे में बोली। बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी, मुझे भी कभी कभी बाबा बहुत याद आने लगते हैं। बेशक वो दुनिया छोड़ गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अब भी हमारे साथ हैं। यकीन नहीं आता वो हमें यूं छोड़ गए हैं, वो पेपर चेक करते हुए बोली। वो भी तानिया की बात सुनकर अफसुदा हो गई थी। हाँ ज़ैनब तुम ठीक ही कह रही हो, बेगम साहबा कोई रमना और शहरोज़ आए हैं हुमैर साहब से मिलने। मुलाजिम लॉन्च में दाखिल होते हुए बोले। ठीक है, आप इनको ड्राइंग रूम में बैठा दें, मैं आ रही हूँ। ठीक है बेगम साहबा। शहरोज़ और रमना इस वक्त खूबसूरत ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। कुछ देर बाद ही रमना ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम इसने सलाम करते हुए दोनों को अपनी जानिब मतवज्जो किया। वालेकुम सलाम। दोनों ने बैग वक्त मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रमना ने तानी को गौर से देखा, जो सादा से सूट में मलबूस बहुत प्यारी लग रही थी। मैं रमना हूँ, मैर की फ्रेंड, और ये मेरे साथ शरोज़ है, मेरे बचपन के फ्रेंड, और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। मैं अपनी शादी पर इनवाइट करने आई थी, वो मुस्कुराते हुए बता रही थी। तानिया ने इसे देखा, वो इससे खुश लग रही थी। तानिया को ये देखकर खुशी हुई। जी मैं उमैर की वाइफ तानिया हूँ। इसने खुशदिली से अपना तारुफ करवाया। मैर तो कुछ दिनों से बिज़नेस के सिलसिले में कराची गए हैं, पता नहीं आपकी शादी तक आते हैं या नहीं। चले कोई बात नहीं, लेकिन आपने ज़ैनब और आंटी के साथ ज़रूर आना है। जी मैं कोशिश करूँगी। भाई कोशिश नहीं करनी, आप सब ने आना है हमारी शादी पर। इस बार शरोज़ मुस्कुराते हुए बोला। जी ज़रूर। वो भी शरोज़ की बात सुनकर इस बार मुस्कुरा दी थी। आप बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं आप रहने दीजिए, फिर कभी आपके घर आकर पी लेंगे, अभी कुछ और फ्रेंड्स के पास जाना है। रमना इसे मना करते हुए बोली। रमना इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी शीशे में अपने एक्स को देख रही थी। आज वो वाइट कलर की फ्रॉक में मलबूस से बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसके लबों पर इस वक्त मुस्कुराहट थी। वो कल भी दुल्हन के रूप में खूबसूरत लग रही थी, और आज भी। इसके करीब आते हुए शरोज़ ने कंधों से थाम कर इसका रुख अपनी तरफ किया। आप आज भी बहुत खूबसूरत लग रही हो, और मैं आपको ऐसे ही हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। इसके लबों पर मुस्कुराहट देखकर मोहब्बत भरे लहजे में कहा से मुस्कुराते हुए इसकी पेशानी पर बोसा दिए। चलें भाई, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। वो खुद भी आज ब्लैक 3 पीस सूट में सलीके से बने बालों के साथ बहुत खूबसूरत लग रहा था। शरोज़ ने मुस्कुराते हुए अपना दायां हाथ इसके सामने किया। रमना ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ थाम लिया, और दोनों बाहर की जानिब बढ़ गए। उमैर के बाद फिर से इससे ज़िंदगी एकदम बहुत खूबसूरत लगने लगी थी, क्योंकि शरोज़ इससे बहुत मोहब्बत करता था। शरोज़ की मोहब्बतों और चाहतों ने इसकी ज़िंदगी बदल दी थी। रात के 12 बज रहे थे। इस वक्त हर तरफ खामोशी थी। तानिया अपने रूम में गहरी नींद सो रही थी कि कोई आस्ते से दरवाज़ा खोलकर रूम में दाखिल हुआ। तानिया ने कभी रूम लॉक नहीं किया था, पहले भी उमैर कभी कभी कर देता था। ऐसे सामने लेटे वजूद पर एक नज़र डाली। अपना कोट उतार कर सोफे पर रखते हुए वो शर्ट की आस्तीन फोल्ड करता हुआ बेड की जानिब बढ़ गया। बेड के करीब पहुंचते इसने मासूम से चेहरे पर एक नज़र डाली, जो दुनिया से बेनियाज सो रही थी। फिर बेसाख्ता अपने लब इसकी पेशानी पर रख दिए। इसके लम्स को महसूस करते हुए बेसाख्ता आंखें खोली, और इसके मुंह से चीख निकली थी। वो यूं किसी को आधी रात अपने इतने करीब देखकर डर गई। वो उमैर को अंधेरे की वजह से पहचान नहीं पाई थी। इसने भागकर लाइट ऑन की। खामोश, क्या सबको जगाना है? वो इसके सामने आते मुस्कुराते हुए बोला। आप इस वक्त बेड क्रॉस टेक लगाकर बैठते हुए हैरत से देखा। जी तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? वो बेड पर इसके बराबर ही बैठ गया। बहुत बुरा, वो नाराज़ से लहजे में बोली थी। आपने मुझे डरा दिया, मैं भी कितनी बार कहता हूँ रूम लॉक करके सोते हैं। इसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखकर कहा। अगर मेरी जगह कोई चोर होता तो इसका नाक दबाकर पूछा। कोई चोर नहीं आ सकता, क्योंकि गेट पर हर वक्त गार्ड मौजूद होते हैं, और आपने तो कुछ दिनों तक आना था। बस काम जल्दी ख़त्म हो गया तो मैंने सोचा कि आपको सरप्राइज़ दे दूं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा आपका सरप्राइज़। वो मुँह फुलाकर बोली। ओके मैं फ़्रेश हो जाऊं, इस बार मैं अभी बात करता हूं। ओके मैं फ़्रेश हो जाऊं, इसके बाद मैं अभी बात करते हैं, इस बारे में बात करते हैं। वो मुस्कुराते हुए बेड से उठ खड़ा हुआ। वो फिर से बेड पर लेट गई थी, लेकिन यूं अचानक उमैर को देख कर इससे खुशी बहुत हुई थी, लेकिन वो जाहिर नहीं कर रही थी।
हूँ तो आप नाराज़ हैं। वो फ्रेश होने के बाद शलवार कमीज सूट में मलबूस इसके करीब ही लेट गया। नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ। वो इसकी तरफ देखते हुए बोली, बस ये आपका सरप्राइज़ अच्छा नहीं लगा, आपने मुझे डरा दिया। वो मासूमियत से बोली, ओके सॉरी। वो मुस्कुरा दिया। पता है इतने दिन आपसे दूर रहकर मुझ पर इंकशाफ हुआ कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ। वो इसे प्यार से देखते हुए बोला, आप रमना को भूल गई हैं? नहीं, शायद मेरे लिए वो अब एक अच्छी दोस्त है। जब आपने इसकी शादी के बारे में बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इसने एक अच्छा फ़ैसला किया। मुझे उम्मीद है कि वो शेरोज़ के साथ बहुत खुश रहेगी। दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। चले छोड़ें, हम भी क्या बातें करने लगे हैं। ये बताएं, आपने मुझे याद किया? मैं तो दिन रात आपको ही याद करता रहा हूँ। इसने लबों पर मुस्कुराहट सजाए पूछा। जी, इसने मध्यम से लहजे में इतराफ़ किया। तानी की बात सुनकर महक के लबों पर मुस्कुराहट छा गई। इसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए इसके गिर्द अपने बाजों को हायल किया। तानिया ने पुरसकून होकर इसके सीने पर सर रखकर आंखें मूंद ली। इनके सामने अब मोहब्बत और खुशियों भरी ज़िंदगी मौजूद थी। उमैर और अमना दोनों ही अपनी मोहब्बत किसी की खुशी के लिए कुर्बान की थी, लेकिन इनकी ये कुर्बानी रायगा नहीं गई थी। इन दोनों को ही बदले में खुशियों और मोहब्बतों भरी ज़िंदगी मिली थी। तो यहाँ पे नावल ख़त्म हुआ। नावल का नाम था हम बेवफ़ा नहीं और इसकी राइटर हैं मलिक अली ख़ान। कैसा लगा आपको नावल? कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।